चलिए। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू इंटरनेशनल रिलेशंस कोर्स। एक दिन के ब्रेक के बाद नहीं, क्लास लेट नहीं है, आप लोग लेट हैं। क्लास तो पहले ही चालू हो गई थी, आप लोग में से कुछ लोग लेट आ रहे हैं। सो कोई बात नहीं, आ जाइए फटाफट, जल्दी से विल स्टार्ट। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था अबाउट इंडिया फॉरेन पॉलिसी कि क्या क्या डिटरमाइन करता है इंडिया की, भारत की जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स देखे थे हमने, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल इश्यूज। मैंने आपको बोला था कि आप लोग प्लीज पढ़ के आइएगा इसको, ठीक है? तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो। हाँ जी। सो बताइए सर। आई यूज्ड टू टेक रिकॉर्डेड क्लासेस बट आपकी वजह से आई एम टेकिंग क्लास। यू आर टीचिंग वेरी वेल, थैंक यू। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? हिस्टोरिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर, देखिए आज हमें क्या क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है? व्हाट इज आवर एजेंडा फॉर टुडे, ठीक है? एजेंडा क्या है हमारा? फॉरेन पॉलिसी अंडर वेरियस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है? अलग अलग पीएम के अंदर कैसी कैसी रही टू प्रेजेंट एरा। देन चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी के, प्लस वी विल स्टार्ट विद इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश रिलेशंस, ठीक है? ये हमारा आज का एजेंडा है, ठीक है? तो हमने लास्ट टाइम बात करी थी क्या क्या फैक्टर्स हैं। आज उस फैक्टर को थोड़ा डिटेल में एक बार और देख लेंगे और फिर हम देखेंगे एवोल्यूशन थ्रू डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स, कैसे कैसे हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? और चैलेंजेस क्या है भारत की विदेश नीति में, कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उसको टैकल किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ भारत और उसका इमीडिएट नेबरहुड, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, पाकिस्तान हमारे छोटे भाई से चालू करेंगे, और तीसरा जो छोटा भाई है बांग्लादेश, उसके साथ हम लोग करेंगे, ठीक है? चलिए, सो लेट्स एक बार जल्दी से पीपीटी देख लेते हैं स्किप करते हुए कि क्या क्या चीजें हैं। सो हिस्टोरिकल कल्चरल फैक्टर्स हो गया, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, स्ट्रेटेजिक फैक्टर भी हमने कर लिया था, क्वाड ऑकस के बारे में बात करी थी, एंड ग्लोबल इश्यूज क्या क्या हैं उसके बारे में भी हमने बात करी। तो भारत की मेन, हमने लास्ट जो डिस्कशन किया था वो इस स्लाइड पे आके रुका था कि बेसिकली क्या है भारत की जो विदेश नीति है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखना, ठीक है? एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है? कि भाई हमें जो लगता है हम वो करेंगे, ठीक है? इंडिपेंडेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको बताया वो चीज है यहाँ पे। इसके अलावा प्रमोटिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस, ठीक है? इंडिया जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करता है। इंडियन ओशन रीजन में हमेशा हम प्रोएक्टिव रहते हैं कि कोई भी इशू होगा तो इंडिया जाके देशों को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है? एंड नेपाल के बारे में बात करेंगे आगे। तो आज हम लोग पाकिस्तान बांग्लादेश करेंगे क्योंकि इतना ही हो पाएगा। टुमारो वी विल डिस्कस नेपाल, अफगानिस्तान आसपास। सो नेपाल चाइना को साथ में करेंगे। सो जो आसपास के एरियाज हैं, लिंकिंग टॉपिक्स साथ में करेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश एक साथ, नेपाल चाइना एक साथ, देन अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इस तरीके से अलग अलग चीजों को करेंगे, ठीक है? जिसके वीडियोस इश्यूज हो रहे हैं प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। संडे क्लास नहीं होती, संडे क्लास नहीं है अनटिल अनलेस कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अगर एक्स्ट्रा लेक्चर होगा, अदरवाइज संडे क्लास नहीं होती है। योर बुक इज नॉट अवेलेबल इन इलाहाबाद। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करिए, आपको मिल जाएगी। बुक स्टोर्स में नहीं तो आप देख सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन की साइट में मिल जाएगी, दिशा के सेलर्स मिल जाएंगे आपको वहां पे, ठीक है? ट्रेड एंड कॉमर्स पे आ जाते हैं। सो इंक्रीजिंग फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। एफडीआई चाहिए हमको ना, हमको तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इतने सारे बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स इंडिया आते हैं, किस लिए आते हैं? आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, ठीक है? और यूएस जाते हैं, या कोई भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब जाता है बाहर, तो वो हमेशा क्या करते हैं, वहां के बिजनेस लीडर से मिलते हैं, ठीक है? बिजनेस लीडर से मिलते हैं ना, क्यों मिलते हैं? कि भाई आओ हमारे देश में इन्वेस्ट करो, हम आपके लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कौन कौन यहाँ से यूपी में है क्लास में, कितने लोग यहाँ उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तम प्रदेश से कितने लोग हैं क्लास में यहाँ पे? अच्छा, किसी को बुक मिल गई है? इट्स एन एक्सीलेंट बुक, थैंक यू। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को अच्छी लगेगी। सो यूपी में आपको पता है कि इन्वेस्ट इन यूपी समिट होने वाला है फरवरी में। आपने देखा होगा कि पूरे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो विदेश गए हुए हैं, कोई एमओयू साइन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। क्या है वो? ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिप्लोमेसी, जिसको हमने पीपीटी में मेंशन किया हुआ है। बताओ जल्दी फटाफट, देखिए कितना पढ़ के आए हो आप लोग। इस टाइप की डिप्लोमेसी को कुछ बोला जाता है, जल्दी बताओ, जल्दी देखिए कितना पढ़े हो आप लोग। पैरा डिप्लोमेसी, करेक्ट। अभी देखो यहाँ बता दिया, किसने बताया? रूपाली ने बता दिया, वेरी गुड रूपाली। बाकी लोग अभी सोच रहे हैं कि क्या आंसर दें। पीपीटी नहीं पढ़े हो ना? कुमकुम और रूपाली, भैया लड़कियां आगे निकल जाएंगी आपसे, ऑलरेडी बहुत आगे हैं। पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं रहे हो आप लोग। पीपीटी असाइनमेंट दिया था एक दिन, फिर बोलते हो भाई टॉपर लड़कियां आगे हो गई सारी, बनेंगी लड़कियां टॉपर, पढ़ रही हो, देखो आप पढ़ ही नहीं रहे हो। पढ़ना चाहिए था ना। तो इसीलिए नाउ लेडीज आर अहेड एंड विल बी अहेड ऑफ यू। पढ़िए। तो ऐसी डिप्लोमेसी को बोला जाता है पैरा डिप्लोमेसी। पैरा मतलब बेसिकली जैसे आपकी मेन कंट्री तो कर ही रही है, लेकिन आपके जो स्टेट्स है ना, स्टेट्स, राज्य, ये आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब उन्होंने बहुत कुछ किया था ऐसा, ठीक है? वो अलग अलग जाते थे देशों में, गुजरात मॉडल में इन्वेस्टमेंट की बात करते थे। अभी देखो आपके योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं, या शिवराज चौहान जा रहे हैं, या मतलब कोई भी स्टेट, केरला के या कहीं के, या दीदी जा रही है। तो पॉइंट ये है कि स्टेट्स भी इन्वॉल्व है। तो इट्स नॉट जस्ट कि वो वेट करेंगे भारत सरकार का, अरे आप जाओ सर बात करो, हम क्या करेंगे जाके। सो द पॉइंट इज दैट इवन द स्टेट्स आर इन्वॉल्व एंड दैट इज कॉल्ड एज पैरा डिप्लोमेसी, ठीक है? आगे लिंक हो गया टॉपिक, पैरा डिप्लोमेसी समझ में आया? तो ट्रेड एंड कॉमर्स में सिर्फ पूरी कंट्री इन्वॉल्व है, उनके साथ उनके राज्य भी इन्वॉल्व होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेट्स डायरेक्टली भी डील करते हैं, बट ऑफ कोर्स उसमें एमईए के अप्रूवल की जरूरत होती है, किसके? विदेश मंत्रालय की। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके अप्रूवल की जरूरत है, तभी आप कर सकते हो भाई, क्योंकि ये सारा चीजें जो है, जो चाहे वो आपके जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं, अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सी लिस्ट में आते हो,
पढ़ा है ना पॉलिटी में? नहीं पढ़ा है? कौन सी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट? यूनियन लिस्ट का पार्ट है। तो अगर आप फॉरेन में जाओगे, ये सारा इमिग्रेशन ये सारा या जितनी भी एक्सटर्नल रिलेशंस हैं इंडिया के, दैट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? सो इट्स अंडर द यूनियन लिस्ट। अप्रूवल आपको चाहिए किसका? भारत सरकार का। बट आप जाके बातचीत कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बात कर सकते हो, डायरेक्टली भी एंगेज कर सकते हो, दैट इज द पॉइंट, ठीक है? तो इंटरेस्ट करना इंडियन डायस्पोरा हमने बात कर ली थी। अब हम आते हैं बहुत क्रूशियल पार्ट पे, अलग अलग जो फेजेस हैं भारत की विदेश नीति के इवॉल्व होने के। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। क्या पहला फेज जो था वो था ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट। मैं एक बार पहले क्विक रीड कर लेता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है? दूसरा था रियलिज्म एंड रिकवरी, डेकेड ऑफ रियलिज्म एंड रिकवरी, क्योंकि जब इंदिरा गांधी को कमान मिली आफ्टर द डेथ ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब बनी थी बताइए? इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी थी कब बनी थी? आफ्टर डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लबासना, ठीक है? आज देखो मैं आज पूरे टॉपिक के हिसाब से कपड़ा पहन के आया हूं टॉपिक के हिसाब से। सो लबासना, सो बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री। सो लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में एक बड़ी ही सीक्रेट कह सकते हो, मतलब मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई थी। मतलब अग्रीमेंट साइन हुआ, अगले दिन ही वाज फाउंड डेड, जिसको लेके आपने बहुत सारे देखा होगा, मूवीज बनी हुई हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन के बियॉन्ड है। तो जब वो आई इंदिरा गांधी जी, तो माहौल बहुत अलग था। तो इसलिए मैंने आपको बताया था जब हम थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे थे कि इंदिरा गांधी जी ने फॉलो किया था क्या? रियलिज्म। याद है? बताया था आपको, रियलिज्म फॉलो करेंगे। तो रियलिज्म का एरा था अंडर इंदिरा गांधी, बिकॉज इंदिरा गांधी जी ने उस समय किसी की परवाह नहीं करी। कौन अमेरिका, कौन ब्रिटेन, सब कोई टेंशन नहीं है, मेरे को जो करना मैं करूंगी। और तभी सोवियत, उस समय जो यूएसएसआर था, उसके साथ हमारा पहला अग्रीमेंट साइन हुआ था 1971 में, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पे, राइट? तो वो चीजें। तो उसके बाद फेज 3 आता है जो कि ग्रेटर इंडियन रीजनल एसेशन की बात करता है। अब 71 से 91 के अगर आप एरा में देखोगे तो यू विल फाइंड कौन, ठीक है? राजीव गांधी, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, पोखरान हुआ, ठीक है? इंदिरा गांधी जी के टाइम पे पोखरान 1 एंड देन पोखरान 2 तो बहुत बाद में हुआ है। सो राजीव गांधी जी के टाइम पे देयर वाज अ ग्रेट रीजनल एसेशन, देन पीवी नरसिम्हा राव साहब आए, ठीक है? उसके बाद इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी थी उसको गाइड करने की बात की गई। सो पीवी नरसिम्हा राव, गुजराल साहब, मनमोहन सिंह जी, ठीक है? सो सॉरी, बिफोर मनमोहन सिंह इज मिस्टर वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है? तो वाजपेयी साहब, उनके टाइम पे पोखरान 2 हुआ। तो अच्छा, बाय द वे पोखरान 2 का कोड नेम पता है आपको क्या था? चलो मैं बताऊंगा। पोखरान 1 और पोखरान 2 जो 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुए इंडिया के, दोनों का कोड नेम अलग था। तो पहला वाला पोखरान जो 1 हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है? और जो दूसरा था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। फर्स्ट पोखरान 1 वाज कॉल्ड एज स्माइलिंग बुद्धा, सेकंड वाज ऑपरेशन शक्ति, ठीक है? तो अब देखो अटल, अब जब भी मैं आपको फेजेस की बात बताऊंगा ना, तो फेजेस की बात के टाइम पे जस्ट इमेजिन द प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो अगर आप उनके बारे में जानते हो तो यू नो व्हाट हैपेंड। वैसे आप में से बहुत सारे लोग इतने सारे यंग हो, शायद इतना नहीं पता होगा, तो वही काम है मेरा यहाँ पे आपको बताना कि 1947 से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ है। और आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता चलेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका परसेप्शन बदल जाएगा बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को लेकर, जो आपको लगता होगा अरे ये तो ऐसे थे या ऐसे थे, वो परसेप्शन बदल जाएगा बिकॉज एवरी प्राइम मिनिस्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया, ठीक है? ये चीज मैं आपको दिखा दूंगा कि हर प्रधानमंत्री ने अपने तरीके से एफर्ट किया था भारत की विदेश नीति को बेसिकली भारत के फायदे के लिए ही करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको कि बड़ा डेट्रीमेंटल है, ठीक? बिकॉज इन यूपीएस एग्जाम एनीवे यू हैव टू बी न्यूट्रल, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बैलेंस्ड आंसर ही लिखना पड़ेगा। देन फेज 5 आता है 98 से 2013 के बीच में, जब बैलेंसिंग ऑफ पावर की बात हुई। अगेन दिस इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाजपेयी साहब एंड मनमोहन सिंह जी, बिकॉज उस समय यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई, 1 2 3 डील। एंड देन प्रधानमंत्री मोदी आ गए 2014 के बाद। तो अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के आते ही आपने पीपीटी में देखा होगा, सबसे पहली पॉलिसी उन्होंने क्या अनाउंस की थी बताओ? What was the first initiative of Prime Minister Modi in 2014 when he came into power? सबसे पहला नहीं फॉरेन पॉलिसी के मामले में प्लानिंग कमीशन नीति आयोग तो चलो डोमेस्टिक सेंस में है, इंडिया फर्स्ट, बट इट वाज नेबरहुड फर्स्ट। उसका एग्जांपल दूं मैं आपको, नेबरहुड फर्स्ट, कि हमारे जो अगल बगल जो हमारे नेबरहुड है उस पे फोकस रहेगा। इट वाज द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। पहली चीज जो फॉरेन पॉलिसी के टर्म में मोदी जी ने आते ही 2014 में की थी वो थी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। 2014 फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं। क्यों? विजिट तो आप छोड़ दो, अरे भाई विजिट तो आप तब करोगे ना जब आप प्रधानमंत्री की ओथ लोगे कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के संविधान की शपथ लेता हूं, ठीक है? वो तो उसके बाद आप विजिट करोगे ना, पहले कैसे विजिट कर लोगे? तब तक तो प्रधानमंत्री नहीं होते जब तक आपकी ओथ नहीं होती। उसमें ओथ टेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी नेबरहुड के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे सबको बुलाया था कि नहीं था? बुलाया था नहीं बुलाया था? सबको बुलाया था, पाकिस्तान से लेके सबको। एवरी पीएम एंड प्रेसिडेंट ऑफ द नेबरहुड रीजन वाज इनवाइटेड एंड दैट इज व्हेन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड। सबको इनवाइट सबको किया था उन्होंने, बिकॉज प्रधानमंत्री मोदी आते ही ये दिखाना चाहते थे कि भाई जंग वंग ठीक है, हो गया, अब एक नया दौर चालू होगा भारत की विदेश नीति का या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक नया दौर चालू होगा, जहां पे हम मिल के साथ में, वही ना सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास जो है, तो नेबरहुड का विकास करना है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भाई सबको बुला लो। तो आए तो सब थे, लेकिन आप जानते हो पाकिस्तान चाइना दगाबाज टाइप देश है, तो बाद में धोखा दिया उन्होंने, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो 2014 के बाद, ठीक है, जब नेक्स्ट टर्म आया अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभी चल रहा है 2019 से लेकर अब 2023, अगर कुछ शब्दों में आप बता सको, आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोग कितना अवेयर हो करंट अफेयर्स, बिकॉज आपका बैच इज वन ऑफ द फर्स्ट बैचेस जो मतलब स्टडी आईक्यू में चल रहा है, तो आप लोग का करंट अफेयर्स मॉड्यूल भी डेली चल रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री, सो व्हाट वाज डिफरेंट इन पीएम्स फॉरेन पॉलिसी और इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 2014 टू 2019 एंड फिर 2019 से प्रेजेंट में आपको क्या लगता है चेंजेस है? बताओ इसमें क्या था और इसमें क्या था? पहले बताओ फर्स्ट में क्या था, फिर सेकंड पे आएंगे। फर्स्ट वाज व्हाट?
नेबरहुड फर्स्ट और बताओ, नेबरहुड फर्स्ट पहली चीज, पैरा डिप्लोमेसी, डायस्पोरा, उन्होंने फिर बोला भैया लुक वेस्ट भी करना पड़ेगा और लुक को एक्ट ईस्ट करना पड़ेगा, लुक को उन्होंने कर दिया एक्ट ईस्ट। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हो उसको, पहले वाली जो है। और व्हाट एल्स, नेबरहुड फर्स्ट हो गया, पैरा डिप्लोमेसी हो गया, डायस्पोरा हो गया, लुक वेस्ट हो गया, लुक वेस्ट के बाद लुक से एक्ट ईस्ट हो गया, रियलिज्म फ्रॉम आइडियलिज्म। आपको लगता है मोदी जी का रियलिज्म है इसमें? इंडियन ओशन रीजन पे आप देखोगे डोमिनेंस, या इंडियन ओशन रीजन पे फोकस शिफ्ट हुआ ना, जैसे आपका सागर मौसम टाइप इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, याद है ना, इंडियन ओशन रीजन के अगल बगल जितने देश होंगे उनको प्रोटेक्ट करना, राइट? दैट वाज द फोकस एंड इट बिकेम मोर प्रैग्मेटिक, बहुत प्रैक्टिकल हो गई, मतलब जैसा है सिचुएशन उसके हिसाब से डील करने की जो फॉरेन पॉलिसी की सिचुएशन है उसको चेंज किया गया, सो इट बिकेम वेरी प्रैग्मेटिक। एक और चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग जो है, उसको हम लोग बोलते हैं हग डिप्लोमेसी। ठीक है, मोदी जी का क्या है, अपना एक पर्सनल बॉन्ड है कि नहीं है? जिनसे भी मिलते हैं उनसे गले जरूर मिलते हैं। ठीक है, लॉन्ग वॉक पे जाना, गले लगाना, मतलब सामने वाला इंसान गला मिलना चाहे ना मिलना चाहे, मोदी जी जरूर लगाएंगे गले, क्योंकि उससे एक पर्सनल बॉन्ड बन जाता है कि नहीं? इट्स कॉल्ड एज हग डिप्लोमेसी, गले मिलना, पर्सनल कनेक्ट बनाना। बहुत कम लोग बना सकते हैं, जनरली आप देखोगे लीडर्स लोग हैंड शेक कर लेंगे, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प वो क्या करता था, वो तो जबरदस्ती हाथ पकड़ लेता था, बिकॉज दैट इज इन ग्लोबल डिप्लोमेसी, दैट इज अ शो ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में अगर आप स्टडी करोगे तो जो जितना स्ट्रॉन्ग हाथ मिलाता है उसका मतलब जनरली क्या होता है, दे वांट टू शो देयर स्ट्रेंथ कि हमारी कंट्री डोमिनेटिंग है। तो मोदी जी का क्या है, मोदी जी गले मिलते हैं कि भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, गिले शिकवे दूर कर लेते हैं मिलके। अभी इजिप्ट के देखो राष्ट्रपति आए तो उनसे भी गले मिल लिए हो, तो हग डिप्लोमेसी है मोदी जी की। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और साथ साथ आप देखोगे भारत ने मोदी जी के अंदर, ठीक है, 2014 के बाद वी हैव आल्सो ट्राइड, आपकी पीपीटी में देखो लिखा हुआ होगा, व्हाट इज कॉल्ड एज दी बैलेंसिंग ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड पावर। देखा है आपने लिखा हुआ पीपीटी में? इट इज फॉर राइटिंग इन द पेपर, ऑफ कोर्स ये जो लिख रहा हूं आप एग्जाम में लिख सकते हो, जो नहीं लिखना होगा वो मैं बता दूंगा, उसको बोर्ड में नहीं लिखूंगा, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हो। दिस इज बेसिकली पॉइंट्स व्हिच यू कैन राइट। तो दिस इज सॉफ्ट एंड हार्ड पावर। ठीक है, ये फर्स्ट फेज है। कौन सा फेज? 2014 से 2019 वाला फेज। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। पहली चीज जो आते इन्होंने करी वो थी नेबरहुड फर्स्ट, डायस्पोरा पे बहुत ज्यादा फोकस है। थर्ड था लुक वेस्ट, कि भाई हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखेंगे। एक्चुअली क्या होता था मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही सऊदी और यूएई के साथ अच्छे टर्म्स बनाए, ऐसा सच नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं तो क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी सऊदी और यूएई के साथ रिलेशन हमारे अच्छे थे, लेकिन उस लेवल का एंगेजमेंट नहीं था जिस लेवल का अभी है। मतलब अभी हमारा ऐसा है कि मोदी जी फोन करके बोल सकते हैं कि भाई ये करना है। समझ रहे हो आप? जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो वो बालाकोट स्ट्राइक के बाद हुआ था, कि अब क्या है कि मतलब अब इस लेवल का एंगेजमेंट है कि पर्सनल बॉन्डिंग भी और इतना दबदबा है उनका। रिलेशन हमारे पहले भी अच्छे थे, तो उतना ध्यान नहीं था, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज पे था। उसका रीजन पता है क्या? वेस्टर्न मतलब मिडिल ईस्ट पे। उसका रीजन इसलिए था क्योंकि हमेशा से हमने मिडिल ईस्ट को देखा है, मुस्लिम कंट्रीज हैं हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए, राइट? तो हमें लगा यार हमें तो कभी सपोर्ट करेंगे नहीं, तो इसलिए ज्यादा मेहनत करी भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोशिश करी बट मेहनत नहीं करी उतनी, क्योंकि हमें लगा यार इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हम साउथ ईस्ट एशिया, आसियान और यूएस और रशिया से बात कर लें। इतना ज्यादा हमें मिडिल ईस्टर्न कंट्री से बात करने में फायदा नहीं है। लेकिन मोदी जी आगे, मोदी जी को रियलाइज हुआ कि ये लुक ईस्ट करते ही रह जाएंगे हम लोग, लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट बनाओ और लुक वेस्ट करो, so that we look at least towards the west, like Saudi, कतर के साथ तो रिलेशन ठीक थे, सऊदी, यूएई, यू नो, दीज कंट्रीज मेजरली जो पाकिस्तान के बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं। तो उनके साथ बिल्कुल जो है मोदी जी ने अब जो है बैलेंस ही टिल्ट कर दिया। मतलब आज के टाइम में क्या होता है कि वो भले ही पाकिस्तान के क्लोज हो कंट्रीज, राइट, जैसे सऊदी हो गए, यूएई हो गए, टर्की हो गए। टर्की तो खैर यार आउटलियर है, टर्की की तो हम बात नहीं कर सकते क्योंकि टर्की में वो एक इंसान बैठा हुआ है वहां पे, कौन? एर्दोगान। उसको समझ में नहीं आता, उसको लोग सरफिरा ही बोलते हैं। सॉरी फॉर दिस बट दैट इज व्हाट इज परसेप्शन इज। ठीक है, पीपल कॉल हिम सरफिरा, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है। तो जो रेसिप तैयप एर्दोगान है, जो टर्की के प्रेसिडेंट है, उनके बारे में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता मैं, बट द पॉइंट इज कि टर्की के साथ ट्रेड रिलेशन बड़े अच्छे हैं, लेकिन जनरली वो बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान है हर चीज में। तो वो चीज है, ठीक है। सो ये चीज है। उसके बाद इंडियन ओशन रीजन पे हमारा फोकस बहुत ज्यादा था, मतलब है 2014 से 19 के बाद में हमने सागर और मौसम जैसे इनिशिएटिव लॉन्च किए। सागर और मौसम लिखा हुआ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। फिर हक डिप्लोमेसी है, मोदी जी पर्सनल कनेक्ट बना लेते हैं सारे लीडर्स के साथ, ठीक है। पैरा डिप्लोमेसी में ऑलरेडी बता चुका हूं, स्टेट्स को पावर दी गई है कि भाई आप जाके नेगोशिएट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट ला सकते हो अपने। प्रैग्मेटिक है, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच पे है, मतलब ऐसे थ्योरीज और आइडियोलॉजिकल बेस नहीं है, जो चीजें सही है उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। और सॉफ्ट एंड हार्ड पावर दोनों को बैलेंस किया जा रहा है। सॉफ्ट एंड हार्ड पावर का एग्जांपल मैं देता हूं, क्रिकेट डिप्लोमेसी, ठीक है। क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मूवी रिलीज हो रही है वहां पे, वहां के सिंगर्स यहां आ रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, क्या ये सॉफ्ट पावर है? कल्चरल एक्सचेंजेस, ठीक है। या फिर करतारपुर कॉरिडोर, जानते हो आप लोग करतारपुर कॉरिडोर के बारे में जानते हो ना आप? वहां पे एक्सेस दिया गया इंडियंस को कि आप करतारपुर साहिब आ सकते हैं। वो क्या है? सॉफ्ट पावर है। हार्ड पावर क्या है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ठीक है।
हार्ड पावर होता है जो तुमने पुलवामा किया उसका बालाकोट हुआ। सो उसको बैलेंस करा, ये नहीं कि सिर्फ गोले ही दागते जा रहे हैं, बालाकोट पे बालाकोट करनी कोशिश भी कर रहे हैं कि हम बातचीत करें, कल्चरल एक्सचेंजेस हो फोन पे। जैसे मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं आपको। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी विजिट पे गए हुए थे, ठीक है, सेंट्रल एशिया से लौट रहे थे और सडनली नवाज शरीफ का फोन आ गया उन्हें। तो मोदी जी ने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उसको रिकाउंट भी मतलब रिकॉल करते हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि मियां साहब क्या कर रहे हो ऐसे विश करने के लिए। तो नवाज शरीफ की बेटी की शादी थी आई थिंक, जो थी उनकी। तो उन्होंने मियां साहब वो तो बेसिकली विश करने के लिए फोन किया था। तो उन्होंने बोला कि भाई आप जा ही रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से होते हो चले जाइए। अब ये सब इश्यूज में क्या होता है कि बड़ी बड़ी डिफिकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि आपका पहले से प्रोटोकॉल डिसाइडेड नहीं है, रूट डिसाइडेड नहीं है, सीक्रेट सर्विस जो होती है, जो एसपीजी है, उसके लिए बड़ी टेंशन की बात हो जाती है। और स्पेशली किसमें? एनिमी स्टेट में, ठीक है। इट वाज आई थिंक ग्रैंड डॉटर की शादी थी, हाँ सही कह रहा हूं, ग्रैंड डॉटर की शादी थी, एनिमी स्टेट में आप जा रहे हो, ठीक है। तो उनकी बेसिकली ग्रैंड डॉटर्स वेडिंग थी एंड वो भी एग्जैक्टली वहां पे नहीं थी, इस्लामाबाद लाहौर में नहीं थी, थोड़े उनके फार्म हाउस में थी और उनका जन्मदिन था उस दिन। तो मतलब मैं जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूं। तो उन्होंने फोन किया मोदी जी को कि आप यहीं से होते हुए जा रहे हो, प्लेन आपका जा रहा है, तो 2 मिनट रुक जाओ मिलते हुए। तो मोदी जी रुक गए। मोदी जी ने बोला चलो भाई लैंड कराओ प्लेन। पायलट को बोला हालत खराब हो गई सिक्योरिटी वालों की, सर ऐसे कैसे। अच्छा एनएसए अजीत डोवाल साहब भी थे, वो तो भाई चैंपियन आदमी है, वो तो रह चुके हैं पाकिस्तान में एज अ स्पाई, मतलब ऐसा माना जाता है। ऑफिशियली तो आप कुछ नहीं कह सकते हो, मतलब न्यूज़पेपर मीडिया में ऐसा बोला जाता है, ठीक है। देखो कोई भी चीज ऐसे ऑफिशियली मैं बोल नहीं सकता, जो हो सकती है नहीं हो सकती है, वी कैन ओनली से कि ऐसा हो सकता है। तो पाकिस्तान में रह चुके हैं एज अ स्पाई एंड एज पर मीडिया रिपोर्ट्स एंड तो उन्हें पता है भाई कि यहाँ खतरा है, कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वहां के प्राइम मिनिस्टर का भरोसा नहीं कि कब वहां की आर्मी उन पे कब्जा कर ले, ठीक है। मतलब कब वहां पे मिलिट्री कू हो जाए, एक वर्ड सुना होगा आपने ना, कू, COUP, कू देतात, फ्रेंच वर्ड है। कब वहां पे मिलिट्री जो है कब्जा कर ले, तो बड़े टेंशन की बात हो जाती है। लेकिन फिर भी मोदी जी गए, तो ये क्या दिखाता है? सॉफ्ट डिप्लोमेसी कि भाई। और आपको याद होगा मोदी जी की माता जी के जन्म दिवस पे, ठीक है, आपने देखा होगा उन्होंने साड़ी भिजवाई थी। किसने? नवाज शरीफ ने। देखा उसमें नवाज शरीफ ने साड़ी भिजवाई थी, उसमें लिखा था फ्रॉम गिफ्ट फ्रॉम दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी, कल्चरल एक्सचेंजेस, बातचीत करना, ये सब चीजें। क्रिकेट डिप्लोमेसी भी बोल सकते हो, मूवी डिप्लोमेसी भी। अब देखो पठान मूवी चल रही है वहां पे, वो वहां गया, पाकिस्तान गया, मतलब पूरे अफगानिस्तान पठानी पठाने वहां पे तो सारे, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ देगी। आप देखना पाकिस्तान अफगानिस्तान में फैन इतने बड़े वहां पे, सलमान खान, शाहरुख खान के सब लोग। तो ये एक तरीका है, मतलब ये एक तरीका कैसे देश के लोगों को साथ में लाया जा सकता है, देश कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे जब ऑफ कोर्स गुंडाई करेगा तो फिर जवाब देना पड़ता है ईंट का पत्थर से, बालाकोट भी करना पड़ता है और उरी के बाद भी जवाब देना पड़ता है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, ठीक है। सो हार्ड पावर इज गोइंग फुल फ्लेजेड विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग वेपन्स, टैक्टिक्स, आर्मी, ये सब फोर्सेस, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। फर्स्ट फेज क्लियर हो गया सबको? फर्स्ट फेज क्लियर है सबको, एवरीवन? तो अब फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज में आपको क्या लगता है आज के टाइम पे? मतलब देखो मोदी जी के टाइम में बहुत सारी चीजें चेंज हुई, लेकिन आज के टाइम पे और क्या चेंज हो गया? अब बताओ, मतलब अभी तक तो हमने देखा 2000 से 14 के 19 के बीच में क्या हुआ, 2014 टू 19। नाउ व्हाट हैज चेंज्ड नाउ 2019 टू प्रेजेंट? वाइट में लिखेंगे ताकि क्लैरिटी रहे। नहीं, जयशंकर साहब तो ठीक है आ गए हैं, सुषमा स्वराज जी भी बड़ी तेज तर्रार थी, ऐसा नहीं है। हाँ, जयशंकर साहब थोड़े अलग हैं मतलब उस मामले में, लेकिन व्हाट हैज चेंज्ड? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज वन, और इट हैज बिकम मोर अग्रेसिव, ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इट, मान लेते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मान लेते हैं। मैंने कुछ कुछ चीजें लिख दी हैं, ठीक है। अग्रेसिव हो गई है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। मल्टीलैटरलिज्म की तरफ काफी ज्यादा ध्यान इस समय, मतलब मल्टीलैटरलिज्म कैसे कि मल्टीलैटरलिज्म का मतलब होता है जब 2 से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो, नहीं तो बाइलैटरल हो जाता है 2 कंट्रीज, ठीक है। मल्टीलैटरलिज्म मींस 2 से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। सो मल्टीलैटरलिज्म लाइक अलग अलग ग्रुपिंग्स हैं, क्वाड, एससीओ पे ज्यादा फोकस है। यूएन रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब प्रधानमंत्री मोदी का पहला टर्म था, आपने यूएन रिफॉर्म्स के बारे में नहीं देखा होगा इतना, ठीक है। यूएन रिफॉर्म्स के बारे में इतनी बात नहीं होती थी, लेकिन अभी यूएन रिफॉर्म्स के बारे में ज्यादा बात होती है। फिर I2U2 ग्रुप भी है जो ये भी बना, इसके बारे में आप देखोगे एग्जाम में सवाल आया था इस बार। और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं कि भाई हम हर चीज घर में बनाएंगे, कोशिश करेंगे बनाने की कि जितना ज्यादा हो सके उतना इंडिजिनस कंपोनेंट है, एंड द फोकस इज गोइंग टू बी ऑन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम इंडिजिनस, ठीक है, रिसोर्सेज जितना हमें इंडिया में मिल सकता है, एंड फोकस इज गोइंग टू बी ऑन एक्सपोर्ट्स। उसके साथ साथ वी हैव नाउ बिकम मोर अग्रेसिव इन द सेंस कि हम लोग ग्लोबल लीडर इमर्ज हुए हैं एंड रिस्पॉन्डर बन गए हर चीज के। मतलब कोई भी क्राइसिस होता है वर्ल्ड में, इंडिया की तरफ देखा जाता है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया का स्टैंड, मतलब वी हैव बिकम अ रिस्पॉन्डर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो गए। प्रोएक्टिव थे और भी ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर में आप देख लो, चाहे वो कोविड में आप देख लो, ठीक है, चाहे वो किसी कंट्री में कोई क्राइसिस आ गया, एवरी कंट्री लुक टुवर्ड्स इंडिया नाउ कि भाई ये बहुत, मतलब अब ये रिकॉग्निशन आ गया है। पहले रिकॉग्निशन नहीं आया था कि इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर है, मतलब सुपर पावर बन रहा है। अब वो रिकॉग्निशन धीमे धीमे आ गया है कि भारत एक सुपर पावर है, ठीक है, बिकॉज वी आर इन्वॉल्वड इन एवरी सॉर्ट ऑफ इशू। मतलब हमारी तरफ देखा जाता है कि इंडिया क्या करने वाला है, वेट एंड वॉच टाइप, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। क्लाइमेट चेंज भी है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि
देखो ये सारी चीजें भी है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज बेसिकली एन असर्शन, ये अग्रेसिव पॉलिसी के अंदर ही आएगा। एंड मोदी जी का आपको थोड़ा बहुत यहां पे रियलिज्म भी देखने को मिलेगा। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको एक चीज बताऊं, मोदी जी इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, नेहरू जी, सम सॉर्ट ऑफ राजीव गांधी आल्सो एंड मनमोहन सिंह। डोंट यू थिंक सो? ये सारों का कॉम्बिनेशन है, लगता है कि नहीं लगता आपको? बताओ आप, प्रधानमंत्री मोदी में थोड़ा कंपोनेंट है। कैसे? अभी हम बात करेंगे तब आपको तब रियलाइज होगा, जब हम बाकी प्रधानमंत्रियों के बारे में समझ लेंगे कि उनके टाइम पे कैसी थी फॉरेन पॉलिसी, तो थोड़ा आपको लगेगा कि यू कैन सी यू नो द इमेजेस तो नहीं कह सकते बट ग्लिम्सेस थोड़े बहुत। बट उसका एक रीजन है, ठीक है। उसका रीजन ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाते। कौन बनाता है? आप जैसे लोग बनाते हो जब आप सेलेक्ट होके जाओगे। समझ में आया? इंडियन फॉरेन सर्विस वाले या उनके जो एडवाइजर्स हैं वो बनाते हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने इतने सालों से सीखा है बाकी प्रधानमंत्रियों के अंदर, ठीक है। तो कोई भी पॉलिटिशियन पॉलिसी नहीं बनाता, उनका एक पर्सनल अप्रोच हो सकता है किसी चीज पे कि हाँ मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, बट मेजर काम जो होगा वो आपका ही होगा, ठीक है। तो वो आपका ही काम होगा। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो उनके खास क्लोज ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, डॉक्टर जयशंकर भी हो गए जैसे ब्यूरोक्रेट ही थे पहले तरीके से, फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया के, कुछ उनके जो पीएमओ में हैं क्लोज एडवाइजर्स हैं। तो अल्टीमेटली इट इज यू गाइज, मतलब आफ्टर फ्यू ईयर्स आप लोग बनाओगे, राइट। तो वो क्या है, तो आप लोग कैसे बना रहे? बिकॉज आपको पता है कि नेहरू जी के टाइम पे ऐसा हुआ था, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ऐसा हुआ था, गुजराल साहब के टाइम पे ऐसा हुआ था, ऐसा किया था, राजीव गांधी जी के टाइम पे ऐसा हुआ था, तो उनको पता है चीजें। ऑफ कोर्स मोदी जी को भी पता है। मोदी जी इज अ वेरी ब्रिलियंट गाय, पर्सनली नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी को नहीं पता, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय। तो पॉइंट ये, बट लेकिन अल्टीमेटली बनाने का काम आपका है। तो इसीलिए आप देखोगे कंटिन्यूटी ऑफ फॉरेन पॉलिसी देखने को मिलेगी। जो मैं वर्ड आना चाह रहा था वो वर्ड है कंटिन्यूटी इन पॉलिसी। हाँ, मतलब हर प्राइम मिनिस्टर अपना एक पर्सनल टच जरूर ऐड करेगा, लेकिन जनरली आप देखोगे कंटिन्यूटी देखते हुए मिलेगी आपको इन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये स्लाइड समझ में आ गई सबको? एनी डाउट्स इन दिस? इस पूरे स्लाइड में कोई सवाल है तो बताइए। ओके, देखो कंटिन्यूटी लिखा हुआ ना, कंटिन्यूटी एंड चेंजेस इन फॉरेन पॉलिसी 2014। ओके, सो ये सारा पढ़ लिया आपने यहां तक? एवरीबॉडी यहां तक सबने पढ़ा हुआ है? ओके, सो नाउ व्हाट विल डू इज हम लोग एक एक करके जितने हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके अलग अलग फॉरेन पॉलिसी की तरफ हम लोग जाएंगे, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स गो टुवर्ड्स, हम लोग पहले ब्लैंक में समझेंगे, ठीक है। तो पहले जो है दैट इज गोइंग टू बी कौन? प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, या नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। क्विकली मेरे को 2 मिनट दो आप, मेरे को 2 मिनट में आप लोग बताओ कि इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। व्हाट ऑल शुड बी इंक्लूडेड, व्हाट हैज बीन द फोकस, जितना आप जानते हो, बस मेरे को 2 मिनट दो, ठीक है। हाँ, यस, बताइए क्या लिखें? आइडियलिज्म, was it idealism? You can say one way, you know, Nehru's foreign policy was based on idealism. लिख सकते हैं ना? अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं आप मुझे बताओ कि नेहरू जी का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या होगा भारत की फॉरेन पॉलिसी में, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? पंचशील तो है, ठीक है, नाम भी है, और अगर मैं बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या चाहते थे कि दुनिया में क्या हो, दैट वाज मेंटेनिंग ऑफ वर्ल्ड पीस, ठीक है, वर्ल्ड पीस का बने रहना। एंड क्योंकि हमने उसी समय आजादी पाई थी, एंटी कोलोनियलिज्म, ठीक है, एंटी कोलोनियलिज्म, जो कॉलोनी बनाते थे ये यूरोपियन देश, ठीक है, वर्ल्ड पीस एंड एंटी कोलोनियलिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 उनके ऑब्जेक्टिव हैं। मतलब ये मुद्दा था कि ये बिल्कुल होना ही चाहिए, ठीक है। एंटी कोलोनियलिज्म मतलब ही वाज द फर्स्ट गाय जिन्होंने बोला भाई साहब इंडिया से तो चले गए अंग्रेज, लेकिन अफ्रीका से कब जाओगे? क्योंकि बहुत सारे तब तक अफ्रीकन देश आजाद थोड़ी हुए थे, बहुत सारे अफ्रीका के देशों में अभी भी यूरोपियन कॉलोनीज थी। तो he has been considered, अभी भी माना जाता है, he was one of the first leaders to openly talk about anti-colonialism at that time, कि भाई अंग्रेजों अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और अपने घर जाओ। अंग्रेज में सारे लोग आ जाते हैं, यूरोपियंस भी आ जाते हैं। सो ये उनका मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है उनकी फॉरेन पॉलिसी का, दिस वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव्स। आप जो बता रहे हो नैम वेमो सब ठीक है, वो तो इनिशिएटिव्स हैं कि उनके समय क्या हुआ, समझ रहे हो? ये क्या था? ऑब्जेक्टिव था, करना क्या है, मेन मुद्दा मेंटेनिंग ऑफ वर्ल्ड पीस, शांति बनी रहे, और एंटी कोलोनियलिज्म। फिर आता है नैम और पंचशील, वो सारी चीजें, राइट? बात समझ में आई सबको? तो इसलिए नेहरू जी की जो 2-3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको जान लेना चाहिए कि एक तो नॉन अलाइनमेंट के बारे में उन्होंने बात करी, ठीक है, ऑटोनॉमी के बारे में भी बात करेंगे, और सॉलिडारिटी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब आता है आपका कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। ही टॉक्ड अबाउट सॉलिडारिटी एंड कोऑपरेशन, कि भाई जो है देशों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, पंचशील, एंड his idea was based on idealism and belief in international institutions. मतलब उन्हें ना यूएन टाइप बॉडीज पे, मतलब इंस्टीट्यूशंस पे बड़ा रिस्पेक्ट था उनको, उन्हें पूरा जो है विश्वास था कि ये लोग काम करेंगे। सो इट वाज बेसिकली
मिक्स ऑफ आइडियलिज्म, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडियलिज्म एंड लिबरलिज्म भी मिक्स था, एंड ऑफ कोर्स सोशलिज्म तो था ही, तो ही वाज अ मिक्सचर ऑफ दिस, सोशलिज्म, लिबरलिज्म एंड आइडियलिज्म। अभी हम ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, अभी हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में यहां पे कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे अरे वो सब चीजों पे आएंगे। आप देखो यही दिक्कतें हैं कि हमारा ना पहले से प्री कंसीव नोशन होता है कि अरे नेहरू जी जो है यूएन लेके चले गए कश्मीर मुद्दा इसलिए रिजॉल्व नहीं हो पाया। पढ़ा होगा ना आपने, सुनते ही रहते हो टीवी में आजकल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और सोशल मीडिया पे यही सब चीजें चलती रहती हैं कि नेहरू जी की वजह से कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। यही सुना है ना आप लोगों ने। तो रियलिटी पता होनी चाहिए कि उस समय की सिचुएशन क्या है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई कि जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो यूपीएससी से रिलेटेड तो खैर जरूरी है ही, वैसे भी हमेशा कम विद एन ओपन माइंड, अपने ना पर्सनल बायसेस निकाल दिया करो, किसने क्या बोला किसने क्या नहीं बोला, जो आपने सुना हो पढ़ा हो उसको निकाल के आया करो, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि जैसे यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरे पापा बताते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको इस समझना, मतलब वर यू इन द शूज ऑफ प्रधानमंत्री नेहरू, आप थे क्या उनकी सिचुएशन में, बताओ आप। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि उनके लिए इजी रहा होगा या डिफिकल्ट रहा होगा, ये भी तो समझो ना। वर यू इन हिज शूज एट दैट टाइम, नो, तो हाउ कैन यू कमेंट। पॉइंट ये समझो ना, क्योंकि अब देखो एक एक करके पॉलिसी को हम, अभी हमने क्या ओवरव्यू लिया है, अब हम एक एक करके पॉलिसी के धागे खोलेंगे, ठीक है, ठीक है, एक एक करके हम क्या करेंगे, पॉलिसी के धागे खोलेंगे, किसके, नेहरू जी के और फिर बाकी प्रधानमंत्री जी के भी। पहली चीज पे आ जाते हैं, वर्ल्ड पीस के बारे में देखो उनका हमेशा से रहा है भाई, उन्होंने अपने समय में बहुत कुछ देखा, आजादी की बात करी, ठीक है, एंड वर्ल्ड पीस को आप देखो शुरू से उन्होंने एडवोकेट किया। आपको याद होगा इंडिया वाज एट द कमिटी, ठीक है, शायद आप में से कुछ लोगों को नहीं पता हो कि इंडिया वाज एट द कमिटी, जहां पे कोरिया के बीच में जो वॉर हुआ था ना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, इंडिया यूएन की कमिटी में था, इंडिया वाज द हेड जिसने पीस एग्रीमेंट करवाया था। पता है आपको ये बात, जो कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में लड़ाई हुई थी, इट वाज इंडिया जिसने यूएन में जाके बेसिकली उसकी कमिटी का हेड था जिसने पीस अग्रीमेंट करवाया था। तो ये एक एग्जांपल भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि कोरियन कमिटी, जो कोरिया का जो वॉर था, कोरियन वॉर में पीस अग्रीमेंट कराने का काम, चाहे अफ्रीकन नेशंस जो थे, ठीक है, अफ्रीका से कॉलोनियलिज्म हटाने की बात यहाँ पे। अब मैं आपको मेन चीज बताता हूं जो शायद आप जिसके बारे में नहीं जानते होंगे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप देख रहे हो नॉन अलाइन मूवमेंट दिख रहा है सबको, ठीक है, कैन एवरीबॉडी सी नाम लिखा हुआ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या था उस समय, आज के समय में मतलब बहुत अलग है। उस समय क्या मतलब था, नॉन अलाइनमेंट का मतलब था कि ना हम किसी की साइड लेंगे, क्योंकि उस समय दो मेजर पावर निकल के आए थे, कौन से, अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और सोवियत यूएसएसआर, ठीक है, यूएस एंड यूएसएसआर, और उसी को बोला जाता है इट वाज अ बाइपोलर वर्ल्ड, एक पोल दूसरा पोल, अमेरिका सोवियत, ठीक है, वन पोल अनदर पोल, दोनों के बीच में देश घूम रहे थे कि इनकी साइड जाए इनकी साइड जाए। बट फिर भी सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल कुछ और है। सवाल ये है व्हाई डिड नेहरू जी गो फॉर नैम। देखते कौन जवाब देता है इसका, तो तुम्हें पानी पीने जरा। नेहरू जी नैम की तरफ क्यों गए, मतलब ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, कैन एनीबॉडी टेल मी इन द क्लास। कुछ हुआ था क्या उसके पहले, मैंने आपको हिंट दे दी, मैंने आपको हिंट दे दिया, बताओ कुछ हुआ था क्या, जल्दी बताओ। मेरे को अभी अभी भी किसी का आंसर नहीं दिखा, पता है, किसी का भी नहीं दिखा। मतलब मैं एक भी इंसान नहीं बता सकता, 550 से ज्यादा मतलब बच्चे हैं क्लास में, एक भी इंसान ने वो वर्ड अभी यूज ही नहीं किया है। गूगल कर लो, चलो एक काम करो, जो लोग गूगल कर सकते हो गूगल कर लो। अब इससे पता चलता है कि कितनी डेप्थ होती है चीजों में। कुछ लोग क्लोज पहुंच रहे हैं, कुछ तो हुआ था, ठीक है, कुछ हुआ था जिसके बाद नेहरू जी को लगा कि भाई ये करना पड़ेगा। मैं वही देखना चाहता हूं कौन ढूंढ पाता है। चलो आई गिव यू 60 सेकंड्स मोर। गूगलिंग स्किल्स देखना चाहता हूं मैं आपकी, आई वांट टू सी गूगलिंग स्किल्स। नहीं, हार मान ली सबने, मतलब क्लास में 550 लोगों ने ढूंढ नहीं पाया उसका रीजन, हार मान चुके हो आप लोग। बताओ फिर मैं, पहले बताओ, हाथ खड़े कर लिए सबने, पहले बताओ। डन, 30 सेकंड्स मोर। द क्वेश्चन इज कि नैम की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा कुछ हुआ था उसके पहले, नैम के समिट और एग्रीमेंट के साइनिंग के पहले कुछ हुआ था। चलो हार मान चुके हो ना, हिंट दे दूं अब। किसी ने बगदाद पैक्ट के बारे में सुना है, बगदाद पैक्ट सुना है, बगदाद पैक्ट क्या था, क्या है बताओ, शिवम बता रहे हैं। एनीबॉडी हर्ड अबाउट बगदाद पैक्ट, बगदाद पैक्ट, इराक वाला बगदाद, ठीक है कोई बात नहीं। देखो अब ये चीज जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं क्लास में, ये प्रूव करती है कि चाहे आप कितना भी बुक पढ़ लो और चाहे कितना भी आप रिसर्च कर लो, अल्टीमेटली लाइव क्लास और टीचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, समझ में आ गया कि लाइव क्लास और टीचर की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, क्योंकि बाल ऐसे सफेद नहीं होते एक्सपीरियंस से। समझ में आ गई ना बात, गूगल करके भी नहीं ढूंढ पाए आप। अब सुनो ध्यान से, बांडुंग कॉन्फ्रेंस का आपने नाम सुना है, इंडोनेशिया में हुआ था पहले, जिसके बाद नैम की फाउंडेशन हुई है। एक्चुअली में नैम तब तक उसके प्रिंसिपल्स हाईलाइट हुए थे, नैम तो उसके बाद आया, 1956 में आया है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूं, इसको मैं इरेज कर दूं जस्ट इन केस पीपल वांट, तो अगर फोटो लेना तो ले लो, जल्दी से ले लो फोटोज की।
करेक्ट? बांडुंग कॉन्फ्रेंस करेक्ट लिखा हुआ मैंने, 1955 में हुआ था। करेक्ट है बात? सही बात है। बांडुंग कहां? इंडोनेशिया में। ठीक है, इसके पहले क्या हुआ और इसके बाद क्या हुआ? एक्चुअली में नाम की स्थापना 1955 में नहीं हुई है, 1956 में हुई है। ठीक है, एंड इट वाज इन यूगोस्लाविया, 19 जुलाई 1956। ठीक है, उस समय कंट्री हुआ करती थी, अब नहीं है यूगोस्लाविया। अब आपने सुना होगा कंट्री का नाम है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। सुना है कंट्री का नाम है बोस्निया एंड हर्जेगोविना करके, वो यही कंट्री हुआ करती थी पहले, डिवाइड हो गए सारे, यूगोस्लाविया होती थी पहले वो। तो नाम जो है ये बहुत बाद में, मतलब उसके एक साल बाद साइन हुआ एग्रीमेंट जो है। दिस वाज ऑन 19th of July 1956। बट उसके प्रिंसिपल्स जो थे वो बांडुंग कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हो गए थे। एक्चुअली दिस कॉन्फ्रेंस वाज एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यहां पे नेहरू जी जो है, जो अभी मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, मैं ना भी फोटो दिखाऊंगा इस कॉन्फ्रेंस की। तो यहां पे ये एशिया और अफ्रीका देश के जो लोग थे वो मिले एंड दे वर टॉकिंग अबाउट एंटी कॉलोनियलिज्म। तो वहां पे ये बात उठी। ठीक है, बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई। फाइनली जो नाम की स्थापना हुई है वो 19 जुलाई 1956 को हुई है। बट मेरा सवाल ये था कि इसके पहले कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये करना पड़ा, और वो मैंने हिंट दिया था आपको, वो है बगदाद पैक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? क्या बोला जाता है उसको, बताओ? What is Baghdad Pact called as? अब तो गूगल कर लिया होगा। मीटो नहीं, it was earlier called as मीटो, it is now called as सेंटो। अब तो खैर खत्म हो चुका है ये। So before this there were two things which had happened. There was something called as सियाटो and there was something called as मीटो which gave way for सेंटो। सुना इसके बारे में कभी? सेंटो एंड सियाटो सुना इसके बारे में? (1954) and this was in अर्ली 1955, 24 फरवरी। अब देखो, ये 1954 में साइन होता है एग्रीमेंट। ठीक है, सियाटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री अलायंस था। ठीक है, और ये मीटो जिसका बाद में हो गया सेंटो, ये भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। जैसे नेटो है ना, नेटो जैसे नेटो यूरोप के लिए है, ऐसे ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए था, और ये सेंट्रल एशिया मिडिल ईस्ट के लिए था। और ये किसने किया था? अमेरिका ने। ये अमेरिका द्वारा किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया अलायंस था। और उसने क्यों किया था? यूएसएसआर के खिलाफ, ताकि यूएसएसआर इन कंट्रीज के साथ अलायंस ना बना ले, और सोवियत और कम्युनिस्ट जो चीजें हैं उसको दूर रखने के लिए उसने अलायंस बना लिया उसने। तो इसका पार्ट पता है कौन था? कौन बना? पाकिस्तान। दैट वाज द रीजन पाकिस्तान बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस बोथ द अलायंसेस। दैट इज व्हाट ट्रिगर्ड इंडिया कि भाई हमें चूज नहीं करना है, हमें नॉन अलाइंड रहना है। दिस इज द पॉइंट। बुक्स में नहीं मिलेगा, मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है आपके लिए, बट वैसे आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, ज्ञान में वृद्धि हो गई। और इसी को बोला जाता है बगदाद पैक्ट। ये जो है ना मीटो, मिडिल ईस्ट ट्रीटी, इसका नाम है मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बाद में सेंटो नाम हो गया, इसको बगदाद पैक्ट बोलते हैं। एंड वो है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर? और भाई साहब पाकिस्तान तो मतलब सोचो आप, दोनों का पार्ट है। पाकिस्तान का मतलब वो नहीं होता पाकिस्तान जैसे वो कंट्री होते हैं, लड्डू मिल रहा है हम यहां से भी खाएंगे वहां से भी खाएंगे, हर जगह कूद जाएंगे। भाई साउथ ईस्ट एशिया में क्या कर रहा है पाकिस्तान, मुझे तो समझ में नहीं आया। साउथ ईस्ट एशिया में हो तुम, यहां पे भी पहुंच गया वो, हम इसका भी पार्ट बनेंगे। मतलब वो दोनों जगह लड्डू खाने चला गया कि साउथ ईस्ट एशिया वाली ट्रीटी में भी जाएंगे और इसमें भी जाएंगे। भाई चलो मिडिल ईस्ट का फिर भी समझ में आता है क्योंकि तुम्हारा अफगानिस्तान बॉर्डरिंग कंट्री है। वो दोनों जगह चला गया, मीटो भी साइन कर लिया उसने और ये भी साइन कर लिया। एंड दिस इज व्हाट ट्रिगर्ड, क्योंकि बांडुंग कॉन्फ्रेंस इसके बाद में हुई थी, लेटर हाफ में हुई थी बांडुंग। तो पहले 1954 में सियाटो साइन हो गया, 55 फरवरी में मीटो सेंटो बन गया। अब तो खैर खत्म हो गए, डिसबैंड हो गए थे। उसके बाद बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई। उस बांडुंग कॉन्फ्रेंस के टाइम बहुत प्रेशर था चूज करने के लिए साइड। ठीक है, उस समय बहुत ज्यादा प्रेशर था कि किसकी साइड जाएं, अमेरिका की साइड जाएं कि सोवियत की साइड जाएं। ओरिजिनली ऑफ कोर्स हमारा इंक्लिनेशन सोवियत की तरफ ज्यादा था। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग सोशलिस्ट बेंट ऑफ माइंड के हैं, और थे भी क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन से हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इंस्पायर हुआ था। पता ही आपको, सुभाष चंद्र बोस जी, नेहरू जी, सारे लोग बड़े इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन से, इंडिपेंडेंस के टाइम आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वो सोशलिस्ट मॉडल से बड़े इंस्पायर्ड थे। इसलिए आप देखो सोशलिज्म अभी तक चलता आ रहा था, अभी भी थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई कि नाम की जरूरत क्यों पड़ी। समझ में आया कि इंडिया को क्यों ये पुश करना पड़ा नाम, बिकॉज हमारा एनिमी नंबर 1 और नेबरिंग कंट्री और अमेरिका उस समय अलायंस बना चुके थे सेंटो और सियाटो, जिससे दो अलग अलग साइड खुल चुकी थी, एक थी सोवियत की साइड और एक थी अमेरिकन की साइड। क्लियर? नई इंफॉर्मेशन पता चली ना सबको? कोई ऐसा है जिसको ये पहले से पता था? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, these both of these were made by America। ठीक है, महेंद्र प्रताप जी कुछ पता चला नया कि नहीं पता चला? ठीक है, तो नेहरू जी के बारे में अब आपको समझ में आया। तो इसलिए मैंने बोला कि कभी भी किसी लीडर को जज मत करो कि उसने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों किया। अब समझ में आया? अब आपको समझ में आया क्यों नाम करना पड़ा। अब आज के टाइम पे लोग नाम को क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे नॉन अलाइनमेंट इज नो अलाइनमेंट। सुना है ना आपने कि नॉन अलाइनमेंट इज लाइक डिप्लोमेटिक हो गया, कि नॉन अलाइनमेंट क्या होता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट सिचुएशन कि उस समय क्या सिचुएशन थी। ना टेक्नोलॉजी थी, ना इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी आती थी, सिचुएशन बड़ा डिफिकल्ट था। हमारे पास फूड की सिक्योरिटी का इशू था, फूड सिक्योरिटी थी नहीं, गरीबी सबसे ज्यादा थी, इलिटरेसी सबसे ज्यादा थी। तो भाई आप सोचो ना उस समय लीडर के लिए कितनी डिफिकल्टी होगी चीजों को चूज करना, राइट?
सो दैट वाज व्हाट। सो नेहरू जी के टाइम पे हमने बात करी नैन, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट की हमने बात कर दी, नैम समिट हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ कि देशों ने मिलकर डिसाइड किया, जैसे इजिप्ट के गमाल अब्दुल नसीर, जोसेफ ब्रोज टीटो, आपने देखा होगा दिल्ली में इन सारे लीडर्स के नाम पे रोड है। कभी नोटिस किया आपने इंडिया गेट की जब साइड से जाओगे, जितने भी नैम समिट के लीडर हैं, ठीक है, गमाल अब्दुल नसीर मार्ग इजिप्ट, अभी देखो इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, ठीक है, जोसेफ ब्रोज टीटो रोड यूगोस्लाविया। तो जिन्होंने नैम में कंट्रीब्यूट किया था, इंडिया के साथ मिलकर नैम बनाया था, रिंग रोड के अगल बगल जितनी भी रोड है आप देखोगे सारी उनके नाम पे, ठीक है। सो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू दिल्ली में देने आओगे तो जरूर एक बार देखने जाना, ठीक है। नैम हो गया। अगली चीज क्या है? पंचशील। अच्छा मैं आपको फोटो दिखा रहा था, रुको, आई विल शो यू द फोटो, नैम वाली। यप, दिस इज बांडुंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस की फोटो दिख रहा है आपको। सो यू हैव गिनी, यू हैव इंडोनेशिया, एंड जो ये बैठे हुए ना साकुनारो, ये बेसिकली ये फर्स्ट हमारे चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे परेड के। मतलब आप देखोगे तो उस समय इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था, सुकार्नो जो है, ठीक है। तो बेसिकली रिपब्लिक डे की जो फर्स्ट परेड हुई थी उसके चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही थे। पीछे आपको जो दिख रहे हैं वो वीएन पी के कृष्ण मेनन है, इनके मेन एडवाइजर। इनको बहुत ज्यादा ब्लेम किया जाता है इंडिया का जो चाइना के साथ जो जंग हुई थी 62 वॉर के हार की वजह से, ठीक है। वीके जो ये कृष्ण मेनन बैठे हुए हैं, ही वाज रिस्पांसिबल बिकॉज़ ही डिड नॉट गिव गुड एडवाइस, ठीक है, ही डिड नॉट नो ग्राउंड रियलिटी, ठीक है। वो मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारा डिबेटेड टॉपिक है, बट अदरवाइज ही वाज अ स्मार्ट गाय, बट उनके पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी जो पीछे बैठे हुए कृष्ण मेनन, एंड ही वाज नॉट एबल टू गिव दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन चाइना के बारे में उस समय। और दूसरी चीज ये भी है कि यार उस समय इंफॉर्मेशन पता कहां चलती थी। और चाइना, और एक और चीज मैं बताऊं कि चाइना के ऊपर और जुएन लाई, ठीक है, उसमें जुएन लाई वाज दी प्रीमियर, उनके साथ ना पर्सनल बॉन्डिंग थी जवाहरलाल नेहरू की। तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू को ना धोखा लगा। इसलिए आप देखोगे कि जवाहरलाल नेहरू आफ्टर चाइना वॉर बिकेम वेरी डिप्रेस्ड, वर्ड यूज करूंगा, बट ही फेल्ट रियली बैड एंड ही बिकेम सिक। तबियत एज भी हो गई थी, ठीक है, तबियत भी उनकी बहुत खराब हो गई थी, एंड ही काइंड ऑफ फेल्ट कि उन्हें मतलब होता है ना पीठ पे छुरा भोग दिया चाइना ने। सो ही काइंड ऑफ फेल्ट बिट्रेड, या दैट इज ट्रू। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे जन्मदिन के दिन उनका देहांत हो गया था। मतलब मैं तो खैर बहुत बाद में बताऊंगा। सो इट वाज 26th नाइट एंड 27th मॉर्निंग, सो 27th May. So 27th May he died. So anyway, so that is the point. So point is कि ये फोटो है देखो नैम की, और कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट 1955 में आया जब 29 अफ्रो एशियन कंट्रीज होते वो डिड नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज अलाइनमेंट। तो अब आपको पता चल गया कि वो कौन सा था, वो था सियाटो और सेंटो। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो पीपीटी में, अगर आपने नहीं लिखा, कि सियाटो और सेंटो जो था उसका पार्ट किसी को नहीं बनना था, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि आप लोगों का मेरे बर्थडे के अगले दिन इस बार एग्जाम है, तो मैं विश कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। पहले आप मुझे विश करना, फिर मैं आपको विश करूंगा। ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलो, सो इसका कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, और 120 मेंबर हैं अभी, 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, 10 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुपिंग है कंट्री के वर्ल्ड वाइड आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो रोल ऑफ नैम क्या रहा? बेसिकली जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, नैम ने जो है फोर्स किया लोगों को रीडिफाइन करने के लिए अपने स्टैंड को, ठीक है। मूवमेंट हैज एम्फसाइज्ड द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, इक्वालिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, की किसी पे हमला नहीं करेंगे। इट हैज आल्सो एक्टेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट द नीड्स ऑफ मेंबर नेशंस एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। मतलब चल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं जनरली क्या होता है, नैम समिट जब भी होता है तो भारत के प्रधानमंत्री अटेंड करते हैं, ठीक है, लेकिन मोदी जी इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट अटेंड। पता है आपको, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया था। तो नैम, क्योंकि अब नैम का एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना, क्योंकि अब तो वी हैव टेकन साइड्स, अब तो हम साइड ले रहे हैं, लेकिन बड़ी सिलेक्टिवली और स्मार्टली ले रहे हैं। तो नैम समिट अभी भी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए, उन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे, क्योंकि नैम का मतलब वही मैं कह रहा हूं, आज के टाइम पे उतना कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मैं कहां दिखा बताओ कौन सा नॉन अलाइनमेंट है? एवरीवेयर देयर इज एन अलाइनमेंट। कैन यू से वी आर नॉट अलाइंड? वी हैव क्वाड, वी हैव I2U2, बट एट द सेम टाइम रशिया भी है, SCO, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो परफेक्टली बैलेंस तो नहीं है। नैम का पर्पस था कि बिल्कुल बैलेंस हो, अपना इस साइड ना उस साइड, हम दोनों साइड हैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे किसी साइड थोड़ा ज्यादा भी है, क्योंकि मल्टीलैटरलिज्म का वर्ल्ड है इस समय, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टीलैटरलिज्म, ये सब चीजें ज्यादा है, राइट। तो अभी ये सब चीजें बन चुकी। तो नैम का आज के टाइम पे आप देखोगे, नैम को इसलिए आप देखते हो आज के टाइम पे नैम के लिए वर्ड यूज होता है नैम 2.0। देखा आपने वर्ड यूज होता है, नैम का वर्जन 2 है ये, कि अलाइनमेंट है लेकिन ये अलग टाइप का नॉन अलाइनमेंट है, जहां पे कंट्रीज अपने हिसाब से चूज कर रहे हैं कि कब जाना है कब नहीं जाना है। इनफैक्ट मैं अभी आपकी क्लास लेने के लिए आ रहा था, तो एक आज न्यूज आई, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो माइक पॉम्पे जो है, जो आपके यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बुक बाहर आई है, ठीक है, अभी न्यूज आई है, थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा। मतलब तो उन्होंने मेंशन किया कि क्वाड ग्रुपिंग में इंडिया वाइल्ड कार्ड है, ठीक है। ही यूज्ड द वर्ड कि इंडिया एक तरीके का वाइल्ड कार्ड है। मुझे लगा कि इंडिया का इतना रोल इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडिया बड़ा सही खेल रहा है बैलेंस करने के साथ। उन्होंने बोला इंडिया रशिया के साथ भी है, इंडिया यूएस के साथ भी है। तो वही तो चीज है, आज के टाइम पे हम नॉन अलाइनमेंट बोल ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने सुषमा स्वराज जी के बारे में थोड़ा कमेंट किया जो सही नहीं है। मतलब देखो क्या होता है यार, ये जनरली जो रिटायर्ड डिप्लोमेट्स होते हैं ना, या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सब रिटायर होने के बाद बुक इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं पैसा कमाने का तरीका, और वो हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें लिखेंगे जिससे उनकी बुक बिके, समझ रहे हो आप। तो वो लाइमलाइट में रहने का तरीका है, और ये हमारे इंडिया में भी आप देखोगे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। पहले तो कुछ नहीं बोलते, रिटायर होने के बाद सब किताब लिख देंगे। भाई लिखना है तो तब लिखो ना जब सर्विस में थे। रिटायर होने का सब लिखेंगे कि इनके टाइम पे ऐसा हुआ, उनके टाइम पे ऐसा हुआ, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। भाई तब लिखते ना, तब क्यों नहीं बोला? बिकॉज दैट इज व्हेन यू रियलाइज दैट दीस पीपल आर नॉट ट्रू टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि एज अ मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस, ठीक है, जब आप सिविल सर्वेंट हो, ठीक है, ऐसा नहीं आप बुक पब्लिश नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बहुत लोग लिखते हैं, उसका सिविल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स अलग है। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप देखो, दो चीजें मैं बता देता हूं, थोड़ा लिंक है यहाँ पे,
कि जब आप सर्विस में होते हो, ठीक है, एज पर सिविल सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल यू आर नॉट इवन अलाउड टू स्पीक टू द मीडिया विदाउट टेकिंग अप्रूवल। पता है आपको, जो सिविल सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल है वो ये बोलता है कि आप मीडिया से भी बात नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास प्रायर परमिशन नहीं है। आज के टाइम में मीडिया का, यहाँ तो सब स्टार बने हुए हैं, यूट्यूब स्टार, इन्फ्लुएंसर स्टार। पहला काम क्या करता है जो टॉपर सेलेक्ट होता है, दिस इज माय यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब, दिस इज माय इंस्टाग्राम चैनल प्लीज सब्सक्राइब। मैंने ये पेन यूज किया था ब्लू कलर का, जिससे लिखते लिखते मेरे हाथ में दर्द हो गया था। यू नो इट इज नॉट अलाउड ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट ठीक है अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो इसलिए बोल नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन गाज गिरेगी तो बहुत अच्छे से गिरेगी, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट अलाउड। इनफैक्ट मुझे याद है कि बहुत पहले एक इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे जो हाईएस्ट पोजीशन मानी जाती है, ठीक है, उन्होंने बोला था कि इफ योर नेम कम्स इन द न्यूज़पेपर दैट शुड बी योर फर्स्ट वार्निंग। पता उन्होंने ये बोला था कि अगर आपका नाम भी आ जाए ना पेपर में एक बार, आपको पहली वार्निंग इशू कर देनी चाहिए, और अगर आपकी फोटो आ जाए दैट इज अ वेरी वेरी ग्रेव कंसर्न। तो आज फोटो क्या है, तो खुद ही सब चैनल बनाए बैठे हुए हैं। तो मतलब सिविल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स, मतलब ये तो वही बात होगी, दोगलापन है तो अश्लील ग्रोवर के शब्द में, कि भाई हमें जो सही लगता है उस मामले में तो सिविल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रूल लगाएंगे, और जो नहीं सही लगता है उसमें बोलेंगे अरे सिविल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रूल इसके लिए तो है नहीं। तो जब आप सर्विस में हो, अच्छा एक बात बताओ, एज अ सिविल सर्वेंट व्हाट इज योर अटमोस्ट ड्यूटी? सिविल सर्वेंट के होने के साथ आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है, रिस्पांसिबिलिटी क्या है? संविधान के प्रति, संविधान लोगों के प्रति ना, क्योंकि संविधान अल्टीमेटली किसके लिए, वी द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ट्रू, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप एक ही चीज के आगे झुकोगे, वो है संविधान और भारत का झंडा, और किसी के आगे झुकना आपको अलाउड नहीं है, राइट? तो जब आप सर्विस में थे तब आपने ये बात क्यों नहीं बोली कि ये पॉलिटिशियन गलत कर रहा है? पॉलिटिशियन की तरफ ड्यूटी थी क्या आपकी, या कॉन्स्टिट्यूशन या लोगों की तरफ लॉयल्टी आपकी? आई हैव आंसर्ड माय क्वेश्चन, आई रेस्ट माय केस। आप जज हो, मैं वकील हूं यहां पे, ठीक है? अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं उस समय नहीं बोल सकता था बिकॉज सिविल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट रूल था मेरे ऊपर, तो भाई आप जॉब किस लिए कर रहे थे? आपकी जो नौकरी है वो तो ये बोलती ना कि यू शुड बी लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया। इट इज योर एथिकल एंड मॉरल रिस्पांसिबिलिटी एंड ड्यूटी, इट इज नॉट टुवर्ड्स द मिनिस्टर, ठीक है? सो एनीवे कमिंग बैक, तो वो सब चीजें हैं, मतलब छोड़ो उन सब चीजों के बारे में क्या बात करें। तो नैम की एक्टिविटी क्या थी? नैम ने सबसे पहले क्रिटिसाइज किया यूएस को। क्यों? क्योंकि आपको पता है यूएस ने इराक में इन्वेड किया, ईरान में भी उसने उपद्रव किया, नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्लांट साउथ कोरिया को सपोर्ट किया, लड़ाई करवाया, ठीक है? और बाकी सेंटो सियाटो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पोर्टो रिको एंड वेस्टर्न सहारा, जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि नैम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था एंटी कॉलोनियलिज्म, कि जो ये कॉलोनी बनाई जा रही है, ठीक है, अफ्रीका यूरोपियन देशों द्वारा या बड़े बड़े देशों द्वारा, वो खत्म होनी चाहिए। तो पोर्टो रिको के बारे में भी और सहारा के जो आपके अफ्रीकन देश हैं उनके बारे में बात की गई। देन यूएन रिफॉर्म्स, हम लोग बात करते हैं यूएन रिफॉर्म्स की अभी से, लेकिन अगर आप देखोगे एक्चुअली में नैम ने पहले बात की थी यूएन रिफॉर्म्स की। देन साउथ साउथ कोऑपरेशन के बारे में बात करी, तो उस समय एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ 77, ठीक है? इसमें कई सारी जॉइंट कमिटीज बनाई गई जहां पे बेसिकली नैम ने कोलैबोरेट किया विद दीज कंट्रीज फॉर कोऑपरेशन अमंग दी कंट्रीज ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, या साउथ साउथ कोऑपरेशन जिसको बोला जाता है, ठीक है? प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सोचो उस समय कोई इसके बारे में बात नहीं करता था, लेकिन नैम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की थी। सोचो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बहुत बाद में कॉन्सेप्ट आया, लेकिन नैम ऑलरेडी बात कर चुका है इसके बारे में। तो आप लोग नैम के बारे में थोड़ा जानते हो, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा जान गए, ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि नैम फेल क्यों हुआ या फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि अब यूएसएसआर खत्म हो गया ना यार, अब वो बाइपोलर वर्ल्ड रहा नहीं, अब क्या हो गया? मल्टीलैटरल वर्ल्ड हो गया है। आज के टाइम पे चाइना पावर है, रशिया पावर है, अमेरिका पावर है, इंडिया पावर है कि नहीं? इजराइल पावर है। इजराइल से पंगा ले सकता है कोई? बताओ आप, किसी ने सोचा इजराइल जैसी इतनी छोटी कंट्री है, भाई साहब पंगा लेके दिखाओ, आप घर में घुस के मारेगा वो। सो नाउ यू हैव सो मेनी कंट्रीज, मतलब इजराइल इज वन कंट्री जिससे लड़ाई करने के लिए रशिया भी सोचेगा एक बार को। चलो यूक्रेन पे तो लड़ाई कर दी पुतिन ने, लेकिन पुतिन वुड नेवर डेयर टू फाइट विद इजराइल, ही नोज इट वेरी वेल, ठीक है? इजराइल में एक तो आपको पता है दो तीन चीजें बड़ी अलग है। एक तो वो बड़े लॉयल हैं, नेशनलिटी की फीलिंग बड़ी ज्यादा है उनमें, और वहां पे मिलिट्री कंपलसरी सर्विस है। वहां पे हर व्यक्ति को, महिला या पुरुष, 2 साल मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस है। कोरिया में भी है। आप में से कुछ लोग बीटीएस बैंड के फैन होंगे, है ना? साउथ कोरियन बैंड सुना है बीटीएस के बारे में? उनको बेचारों को बोला गाना वाना बजाना बंद करो, अब 2 साल के लिए जाओ कोरिया में मिलिट्री सर्विस करने। पता है आपको? उनको बोला गो प्लीज, बहुत ज्यादा म्यूजिक बजा ली तुम लोगों ने, उनको बोला जाओ मिलिट्री सर्विस करके उसके बाद बैंड बजाना अपना। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी, ठीक है, जो डेडिकेशन टुवर्ड्स द नेशन बहुत ज्यादा है। सो वो चीज़ है। तो यू कांट इमेजिन अ कंट्री आज के टाइम पे जो डोमिनेट करेगा इतना ज्यादा। देन ऑल्सो इट फेल टू वर्क इन द फेवर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत सारे मतलब इशूज में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में इतना सवाल आएगा नहीं इसको लेके। जनरिक पॉइंट्स ये, क्योंकि लीडर्स चेंज हो गए, डेवलपिंग कंट्रीज के जो मुद्दा था उस समय ना सारे लीडर्स उसको एक साथ लेके जा नहीं पाए, ठीक है? बहुत सारे डिफरेंसेस हो गए। जैसे एक बहुत बड़ा डिफरेंस था इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई होती थी, तो लोगों को लगता था ये 2 कंट्री हमेशा लड़ते रहते हैं आपस में, हमारी बात कौन सुनेगा, समझ रहे हो? तो ये चीज होगी, तो वो हाईजैक हो जाता था। कोई भी फोरम होता था, जैसे सार्क में भी यही होता है। सार्क का फेलियर आपने सुना ना? साउथ क्या है सार्क का फुल फॉर्म? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है? सार्क का फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान का होना उसमें, क्योंकि पाकिस्तान उसका पार्ट है। और जैसे ही इंडिया पाकिस्तान एक टेबल पे आते, कोई एग्रीमेंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? साउथ एशियन एसोसिएशन में कोई एग्रीमेंट पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे नहीं। तो सार्क का सबसे बड़ा फेलियर होने का कारण ही यही है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि इंडिया सार्क पे ना फोकस करके किस पे फोकस करता है? एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जल्दी बताओ फटाफट, ग्रुपिंग का नाम, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ठीक है? बिम्स्टेक। उसमें साउथ एशिया के भी कंट्रीज हैं, नेपाल भी है, ये भी है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है, ठीक है? ब्रिक्स एंड बिम्स्टेक।
ब्रिक्स में फिर भी चाइना का इन्फ्लुएंस हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान का ना होना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और फेलियर है किसका? सार्क का। ठीक है, तो ये नाम के फेलियर का कारण था। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स डू नॉट हैव एनी रोल इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, डिस्प्यूट्स अमंग द ग्लोबल साउथ हैव वीकेंड द अथॉरिटी एंड मेनी ऑफ द क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट नाम इज नो लॉन्गर रेलेवेंट बिकॉज़ ऑफ द चेंज इन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अभी नाम के बारे में बाद में हम आगे आएंगे। तो हम लोग नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे। तो नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी के बारे में एक तो हमने समझा कि हमने नाम क्यों स्टार्ट किया, ये नाम का क्या रीजन था। नाउ लेट्स कम बैक टू पंचशील। ठीक है, पंचशील के बारे में आते। सो नाम इज डन, प्राइम मिनिस्टर वाइस चलेंगे ना। पंचशील, बताइए व्हाट इज पंचशील, हाउ डिड इट कम इनटू द पिक्चर? बोलिए जी, बोलो। Agreement for India-China relations. 5 steps for peaceful resolution. ठीक है, पंचशील के बारे में देखो, बताओ पंचशील के प्रिंसिपल्स बताइए क्या क्या है। What are the principles of पंचशील? 5 principles of peaceful coexistence which were first enunciated in the agreement on trade and intercourse between Tibet region of China and India in 1954. पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहना है, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे पे हमला नहीं करना। ठीक है, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, किसी की डोमेस्टिक पॉलिसी में इंटरफेयर ना करें। ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, किसी के टेरिटरी पे कब्जा ना करें, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन रखें। एंड लास्ट इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। ये 5 पॉइंट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये बांडुंग जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, डिक्लेरेशन, वहां पे इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो यही आपका यूज किया जाता है या यूज किया गया बहुत हद तक इंडिया चाइना के इश्यूज को हैंडल करने के लिए। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, एक साथ रह सकते हैं बिना लड़ाई किए। पंचशील के प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करें, क्या एक साथ रह सकते हैं, कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, नॉन एग्रेशन, दूसरे पे कब्जा नहीं करना। इसमें से एक को चीज फॉलो नहीं करता चाइना, इसमें से एक भी चीज चाइना फॉलो नहीं करता है कि नहीं। आज के टाइम पे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल नॉन एग्जिस्टेंस, हम रहेंगे तुम नहीं रहोगे, जाओ धमाका। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, आई विल बी अग्रेसिव, उल्टा। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, आई विल ऑलवेज इंटरफेयर, चाइना का शब्द। रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कभी नहीं मानूंगा। यांगजी भी जाऊंगा, अरुणाचल प्रदेश भी जाऊंगा, क्या नाम है, लद्दाख भी जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा, ताइवान भी जाऊंगा, साउथ चाइना सी भी जाऊंगा। यहाँ इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, नो इक्वालिटी ओनली माई बेनिफिट। अगर चाइना के लिए आपको मॉडिफाई करना हो ना, 5 सेंटेंस आप मॉडिफाई कर सकते हो। अब हम नहीं फॉलो करते, वी डोंट फॉलो। मैं बता रहा हूं नेहरू जी के टाइम से ये, वी डोंट फॉलो पंचशील एनीमोर। कोशिश करते हैं कि फॉलो करा जाए, बट हाउ कैन यू फॉलो व्हेन द अदर पर्सन इज नॉट फॉलोइंग? तो वही बात होगी कि हम खड़े दरवाजे पे, वो आगे में पीट रहा है तो हम खड़े होकर शक्ल थोड़ी देखेंगे, थाली बजाएंगे। वी कांट बी लाइक दैट ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई आगे चलो ठीक है, वन साइडेड सा हो गया अब तो ये। वी आर नॉट फॉलोइंग इट, आई एम जस्ट सेइंग दिस वाज द प्रिंसिपल व्हिच वाज डोमिनेंट ड्यूरिंग पंडित नेहरू's टाइम, नेहरू जी के समय पे। बात समझ में आ गई? क्लियर है पंचशील? ठीक है, एंटी कॉलोनिज्म एंड एंटी रेसिज्म मैं आपको बता ही चुका हूं। नॉन अलाइनमेंट भी मैंने आपको बता दिया है। रिस्पेक्ट ऑफ ये प्रधानमंत्री नेहरू जी का सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेशनल लॉ की पूरी रिस्पेक्ट और यूएन की रिस्पेक्ट। अभी मैं आपको कश्मीर इशू के बारे में बताऊंगा कि उनके समय पे क्या हुआ था, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, बहुत मतलब स्लाइड ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज डिटेल में हम लोग इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में करेंगे। नाउ डू यू नो व्हाई कश्मीर इशू वाज रेफर्ड टू यूएन? अब बताओ, आप देखें कितना जानते हो। आप लोग कह रहे हो कि हम लोग घर में सुने, अपने बात की हुई है। द क्वेश्चन इज व्हाई वाज कश्मीर इशू रेफर्ड टू यूएन? कश्मीर मुद्दा क्यों रेफर किया गया था यूएन के लिए? पहली चीज, पहला तो देखो रीजन ये है कि ही हैड इमेंस रिस्पेक्ट फॉर कौन? यूएन एंड इंटरनेशनल लॉ के लिए। ठीक है, पहली तो उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा थी। दूसरा, कश्मीर की सिचुएशन ऐसी थी कि उस समय ना रिजल्ट निकल नहीं सकता था। कश्मीर की बहुत ब्रीफ में अगर आपको मैं स्टोरी बताऊं, हुआ क्या था पार्टीशन के बाद। ठीक है, जम्मू कश्मीर आपको पता है उस समय महाराजा हरि सिंह डोगरा किंगडम के अंदर आता था। ठीक है, जानते हो लोग डोगरा किंगडम था, एंड डोगरा किंगडम वाज अ हिंदू रूलर रूलिंग मुस्लिम मेजॉरिटी। ठीक है, मुस्लिम लोग ज्यादा थे वहां पे, मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज भी थे, बट मुस्लिम मेजॉरिटी थी। लेकिन रूलर कौन थे? हिंदू, डोगरा। तो ही सेड कि मैं ना पाकिस्तान का पार्ट बनूंगा और ना ही मैं इंडिया का पार्ट बनूंगा। ठीक बात है। अब उन्होंने पार्ट नहीं बनने, उन्होंने साइन नहीं किया। अब पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि कब्जा करना ही है, तो उन्होंने वहां के जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, उनको, और कुछ कुछ पाकिस्तान आर्मी के ही लोग थे, उनको डिस्गाइज करके कि ये ट्राइबल लोग हैं, इन्होंने विद्रोह कर दिया है। ठीक है, दीस पीपल हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट इंडिया, और उन्होंने हमला कर दिया। पश्तून ट्राइब थे वहां के, और उसमें मेजरली पाकिस्तान आर्मी से भी बहुत लोग थे। और उन्होंने क्या किया, अक्टूबर में इन्वेड कर लिया जम्मू कश्मीर के रीजन को, और वहां लोगों को मारना चालू कर दिया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों को मार रहे हैं। ठीक है, इन द नेम ऑफ कि ये वहां के दिखाने के लिए कि वहां के लोगों का ये रेबेल है और वो इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसको ब्लैक डे भी माना जाता है, आपने सुना होगा, एक ब्लैक डे मनाया जाता है कश्मीर में, इट इज कॉल्ड एज अ ब्लैक डे। ठीक है, 2 तरीके के ब्लैक डे मनाए जाते हैं, एक तो जो इन्वेड किया था इन्होंने, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इन्होंने, इनोसेंट लोगों को मारा, और दूसरा ब्लैक डे मनाया जाता है जिस दिन महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था कि वो इंडिया का पार्ट बन गए। ठीक है, तो पाकिस्तान वाले इसको ब्लैक डे मानते हैं कि अरे इंडिया का पार्ट बन गए। हमारे लिए ब्लैक डे है क्योंकि इन्होंने हमारे पे हमला किया, इन्वेड किया था। ठीक है, तो अब जब इन्होंने हमला कर दिया तो महाराजा हरि सिंह घबरा गए, क्योंकि उनके पास फौज थी नहीं इतनी की टैकल कर पाए। तो उन्होंने नेहरू जी को फोन लगाया, तो नेहरू जी ने पहले सरदार पटेल को फोन लगाया। तो सरदार पटेल गए, नेहरू जी के साथ डिस्कशन हुआ कि ये तो सपोर्ट मांग रहे हैं, अब हम सपोर्ट कैसे दे दें इनको, क्योंकि टेक्निकली तो राइट नाउ दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का तो पार्ट है नहीं, तो हम अपनी फौज क्यों भेज दें? तो उन्होंने कंडीशन, और उन्होंने उस समय लॉर्ड माउंटबेटन वो स्टिल द गवर्नर जनरल, आपको पता होगा लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वन ना, फॉरेनर में लास्ट थे वो, तो लॉर्ड माउंटबेटन उस समय गवर्नर जनरल थे।
तो इट वाज लॉर्ड माउंटबैटन्स आइडिया, सरदार पटेल को बोलते हैं कि इनको बोलो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो, देन आई विल सेंड द आर्मी। तो फिर उनको फोन किया गया कि अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो, आप डिक्लेयर करो कि आप इंडिया का पार्ट बनोगे, तब हम फौज भेजेंगे। तो उन्होंने साइन कर दिया, तब इंडियन आर्मी और फौज गई है और उन्होंने मार मार के इनको भगाया। लेकिन वो क्या था, जो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट था उसको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा था, अल्टीमेटली क्या हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो जो लाइन थी वो क्लियर नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कब्जा बहुत सारे एरिया पे कर लिया था, तब तक वो लोग काफी समय था उनके पास, उन्होंने घुस के कब्जा कर लिया था और वो पीछे जा नहीं रहे थे। तो इसलिए सीज फायर करवाया यूएन ने। तो नेहरू जी को लगा कि यार ये यूएन तो इतनी बड़ी बॉडी है, 1945 में बनी है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो कुछ अच्छा काम करेगी, क्योंकि उनको पूरा ट्रस्ट था यूएन पे कि रिजॉल्व कर ले जाएंगे। तो यूएन ने सीज फायर करवाया दोनों के बीच में, पाकिस्तान इंडिया के बीच में, और उन्होंने बोला हम इसको डिस्कस करके रिजॉल्व करेंगे। तो ये चीज थी। तो आप डायरेक्टली नेहरू जी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो, हाँ ये कह सकते हो कि शायद उनका ओवर ट्रस्ट था ज्यादा यूएन पे कि यूएन रिजॉल्व कर लेंगे। उन्हें लगा, क्योंकि देखो उस समय भाई, उस समय तो यूएन पावरफुल ही था ना, अब आज नहीं है। आज के टाइम पे यूएन की कोई नहीं सुनता, इनफैक्ट अमेरिका ही नहीं सुनता, आज उतना शायद पावरफुल नहीं है, लेकिन उस समय तो सबसे पावरफुल वही था ना। तो बात वही है कि उस समय के सिचुएशन के हिसाब से आप जज करो। और हम कौन होते हैं यार प्रधानमंत्री को जज करने वाले? पहले तो उस लेवल पे तो पहुंचो, तब तो जज कर पाओगे ना। पहले प्रधानमंत्री तो बनो। मतलब हु आर वी टू जज अ प्राइम मिनिस्टर एंड दैट टू अ पर्सन लाइक नेहरू और इंदिरा गांधी, इवन फॉर दैट मैटर प्रधानमंत्री मोदी। आप कौन होते हैं जज करने वाले? पहले प्रधानमंत्री बनके देखो कितने चैलेंजेस होते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, सो पॉइंट इज कि दिस इज व्हाट हैपेंड। सो यूएन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, कहीं ना कहीं वो लिबरलिज्म और आइडियलिज्म आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री जो पंडित नेहरू जी में, और वो कह सकते हो कि उनके लिए एक सबक भी बना बाद में जाके। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आई बात याली? राइट। सो लास्ट चीज है नेहरू जी के बारे में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेलकम टू नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा शॉर्ट टेन्योर था, लेकिन बड़ा सिग्निफिकेंट टेन्योर था उनका। उनके बारे में बात करेंगे, ताशकंद के बारे में, देन विल कम टू मैडम इंदिरा गांधी। तो लास्ट चीज अबाउट चाइना। ठीक है, चाइना के वॉर के बाद आ जाते हैं कि चाइना के वॉर पे कहां फेलियर रह गया प्रधानमंत्री नेहरू जी का। अब जैसे मैंने बताया 1960 में क्या हुआ था, आप में से शायद कुछ लोग जानते हो, उस समय एक चाइना के प्रीमियर जू एनलाई, ठीक है, उनको कोई ZHOUNLI बोलते हैं, ठीक है, जू एनलाई, ये इंडिया के काफी क्लोज थे। इनफैक्ट ही वाज वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर नेहरू आल्सो। तो जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की ना पर्सनल बॉन्डिंग है विद अ लॉट ऑफ लीडर्स, ऐसी नेहरू जी के साथ बॉन्डिंग थी। ठीक है। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि जू एनलाई ने उस समय एक ऑफर दिया था इंडिया को। उन्होंने बोला एक काम करो, आप अरुणाचल ले लो, ठीक है, तिब्बत वाले पार्ट में उन्होंने बोला कि अरुणाचल आप ले लो 1960 में, लेकिन हमें अक्साई चिन्ह दे दो। डू यू नो दिस? मैंने बुक में मेंशन किया, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, आप देख लेना, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, जिनके पास बुक नहीं आप नोट कर सकते हो। तो जू एनलाई ने ना ऑफर दिया था 1960 में, लेकिन एक्चुअली मैं अगर बताऊं ये ना बड़ा सीक्रेट है, मतलब ये कोई कह नहीं सकता कि ये बिल्कुल सच बात है। जैसे आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि क्या यूएन में इंडिया को परमानेंट सीट मिल रही थी। आपने सुना होगा ना, बहुत ज्यादा इसको लेकर न्यूज आती है कि इंडिया को परमानेंट सीट मिल रही थी, बहुत ज्यादा नेहरू जी ने रिजेक्ट कर दिया, अरे हम परमानेंट नहीं बन पाए। सुना है ना? उसकी रियलिटी पता है आपको क्या है? पता है आपको क्या रियलिटी है? अभी बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है वो। तो पहले मैं आपको चाइना के बारे में बता देता हूं। तो जू एनलाई के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी नेहरू जी की, लेकिन वहीं पे तिब्बत को लेकर पहली बात तो ये लोग चिढ़ गए। You know what was the main reason for the 1962 war? It was दलाई लामा एंड तिब्बतन जो डिमांड थी, क्योंकि हमने उनको पनाह दे दी थी। ठीक है, तवांग उस समय से इशू में अभी भी है। ठीक है, सो द इमीडिएट कॉज वाज दैट वी हैड गिवन एग्जाइल में हमने बेसिकली, ठीक है, हमने असाइलम दे दिया इतने सारे तिब्बतन रेफ्यूजीज को, और तिब्बत में हमेशा से ये जन्म सिद्ध अधिकार मानता था चाइना। ठीक है, चाइना अभी तक, ठीक है, जन्म सिद्ध अधिकार मानता है कि तिब्बत उन्हीं का पार्ट है। इनफैक्ट वो अरुणाचल को भी बोलता है कि साउथ तिब्बत है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को अभी भी वो बोलता है कि साउथ तिब्बत का पार्ट है। सो द पॉइंट इज कि ये सब बात ठीक है। तो यहां पे जवाहरलाल नेहरू को पूरा विश्वास था कि जो भी डिस्प्यूट है चाइना और इंडिया के बीच में, ठीक है, वो बातचीत से हो जाएगा, लेकिन इसमें लड़ाई नहीं होगी। और एंड तक उन्हें लगता रहा कि इसमें लड़ाई जैसी सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि पर्सनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी दोनों की। लेकिन वहीं पे कृष्णा मेनन और उनके एडवाइजर्स की गलती ये रही, ठीक है, और जो मिलिट्री कमांडर्स थे, ठीक है, उन्होंने सही इनपुट दिया ही नहीं जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन लोग तो ब्लेम किसको करते हैं? लीडर को। ठीक है, अल्टीमेटली किसको ब्लेम करोगे? आप तो लीडर को ब्लेम करोगे ना, आपको क्या पता नीचे वाले क्या काम कर रहे हैं। तो लोग अभी भी नेहरू जी को ही ब्लेम करते हैं। तो कह भी सकते हो यार प्रधानमंत्री हो, आपको ऐसे एडवाइजर रखने चाहिए थे। सो पॉइंट इज दैट इन्वेट कर दिया एंड देन वी लॉस्ट द वॉर। सो ये इंपॉर्टेंट चीज बताना था कि 1960 में जो एनलाई ने ऑफर दिया था कि आप अरुणाचल का पार्ट ले लो, ठीक है, और हमें अक्साई चिन्ह दे दो। लेकिन इसमें ना कोई सहमति नहीं है, क्योंकि इट वाज केप्ट अ वेरी क्लोजली गार्डेड सीक्रेट। बट कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नेहरू जी के पास ये ऑफर आया था, नेहरू जी ने रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू गिव इवन एन इंच ऑफ लैंड टू चाइना। ठीक है, इंच ऑफ मतलब हमने कहा कि हम भैया हमें वो थोड़ी है कि हमारा हिस्सा है तो हमें उसे रखने के लिए हमें अक्साई चिन्ह देना पड़ेगा। सो दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात सबको? एवरीवन, यहां तक बात सबको क्लियर है? इसके बाद जो 1962 का वॉर था ना, इसके बाद काफी ज्यादा मतलब इट वाज अ बिग सेटबैक फॉर जवाहरलाल नेहरू जी, एंड दैट इज व्हेन ही बेसिकली हैड टू मतलब he kind of fell sick, got disinterested in the position, and that is when लाल बहादुर शास्त्री जी took over. ठीक है, अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाला भी है जो आप बोल रहे हो ना, वो बड़ा डिबेटेबल है। मैं आपको बहुत जल्दी बता देता हूं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कितने लोगों को जानना है कि परमानेंट सीट हमें मिली थी कि नहीं मिली थी? कितने लोग जानना चाहते हो कि क्या रियलिटी है उसकी? जानना है आपको? ठीक है, सो देन विल टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। ठीक है,
सो विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद 2 मिनट का। तो ये वाली चीज के बाद फिर, क्योंकि हम लोग फिर इंदिरा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड अप करेंगे हम लोग, क्योंकि देखो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात करना थोड़ा ज्यादा जरूरी था। 5 मिनट नहीं यार, 2 मिनट काफी है, 5 मिनट का ब्रेक क्या करोगे। ठीक है, सो 2 मिनट का ब्रेक। यार ये ब्रेक की ना आदत आप लोग की गलत लगी हुई है, ये ब्रेक वेक कुछ होता नहीं है। ऑफलाइन क्लास कभी अटेंड करिए, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था पहले। ठीक है, सो आई हैव बीन टीचिंग इन ऑफलाइन आल्सो फ्रॉम पास्ट 4-5 इयर्स। कोई ब्रेक वेक नहीं होता वहां पे, आप लोग की आदत बड़ी खराब लग गई है भाई। देखो 15-20 मिनट का ब्रेक वही देता है जिसको खुद खाने पीने जाना हो। ठीक है, तो 15-20 मिनट का ब्रेक की कोई जरूरत नहीं होती भाई। जब 15-20 मिनट का ब्रेक ही लेते रहोगे रिदम टूट जाता है। चलो एनीवे 2 मिनट, चलो 5 मिनट ले लेना। चलो ठीक है, तो देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको बता देता हूं मैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थिति क्या थी। यूएन में जब परमानेंट सीट की बात हो रही थी तो इंडिया के पास ऑफर आया था। ठीक है, बट वो ऑफर कैसे आया था मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली में इट वाज अ गेम, यूएस ने गेम खेला था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि रशिया, सोवियत उस समय, नॉट रशिया, सोवियत में ऑफर कर दिया है। ठीक है, तो दे वांटेड टू टेस्ट कि इंडिया किधर अलाइंड है, सोवियत की साइड है या इधर की साइड है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब आपको डिटेल्स पता ही नहीं है। तो पॉइंट यह है कि यूएस ने जो ऑफर किया था इट वाज नॉट अ वेरी सीरियस ऑफर कि आप आ जाओ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको दे देंगे, क्योंकि सोवियत ने ऑफर कुछ दिया नहीं था। इनफैक्ट सोवियत का ऑफर चाइना को था कि आप बन जाओ। एंड यू नो इट वाज नॉट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इट वाज अदर चाइना जो ताइवान में है। पता है आपको, देयर वर 2 चाइनास। ठीक है, जो ताइवान, वो उसके लीडर अलग थे, काई शेक करके एक लीडर थे। ठीक है, इट वाज आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीआरसी को नहीं मिला था ऑफर। पीआरसी जो है ना इस समय, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको ऑफर नहीं मिला था। जो ताइवान है इस समय, उसको पहले बोलते थे 2 अलग लीडर थे, काई शेक करके लीडर थे, शिंग काई शेक। उनको ऑफर दिया गया था, शियांग काई शेक को, कि आप जो है, एक्चुअली क्या हुआ, चाइना में सिविल वॉर हो गया, लड़ाई हो गई। ठीक है, तो चाइना के लोगों में लड़ाई हो गई, तो एक जो मेनलैंड चाइना जो आप देखते हो, जिसको मेनलैंड चाइना बोलते हैं, रेस्टोरेंट नहीं, मेनलैंड चाइना की जो मेन चाइना जो आप मैप देखते हो, वो बन गया बाद में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आज के टाइम पे। ठीक है, और कुछ उसके लीडर जब हार गए वहां से, तो अपने साथ लोगों को लेकर चले गए कहां, ताइवान, जहां पे इस समय है, उसको बोला जाता है, वहां पे जो गवर्नमेंट बनी उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी। सो रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज किया गया था कि इनको परमानेंट सीट दी जाए। बट एक्चुअली में बाद में चाइना ने गेम खेल दिया और यूएन के बाकी लोगों ने भी गेम खेल दिया, आरओसी को देने के बजाय पीआरसी को मिल गया। तो ये हमारे लिए खैर इतना रेलेवेंट नहीं है, बट दिस इज लाइक अ बैकग्राउंड स्टोरी व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि ऐसा हुआ था। तो एक्चुअली में द ऑफर वाज गिवन टू रिपब्लिक ऑफ चाइना, शियांग काई शेक को दिया गया था, जो ताइवान था इस समय। ठीक है, उनको मिला था, लेकिन बाद में यूएन मेंबर्स ने बोला ये ज्यादा बड़ी कंट्री है, उसमें आपस की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, उन्होंने मेनलैंड चाइना को बाद में ऑफर कर दिया। तो इंडिया का एक्चुअली जो ऑफर था इट वाज नॉट अ सीरियस ऑफर, इट वाज जस्ट टू सी कि इंडिया कितना पानी में है, कि यूएसएसआर के साथ है या हमारे साइड। दिस इज द रियलिटी। कोई सीरियस ऑफर था ही नहीं इंडिया को। और लोग बोलते हैं नेहरू जी ने नहीं किया, इट वाज नेवर अ सीरियस ऑफर। इस पे बहुत सारी आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं। इंडिया को कोई ऐसा बहुत ज्यादा मतलब सीरियस ऑफर नहीं था कि हाँ इनको दे देते हैं। ठीक है, सो दैट वाज द थिंग, दे वर जस्ट टेस्टिंग वाटर्स, यस दे वर जस्ट टेस्टिंग कि इधर अलाइंड है। यूएस का अपना गेम था ना उस समय। आप खुद सोचो ना यार, आप सोचो यूएस कैसे दे देता इंडिया को जब वो खुद सियाटो सेंटो करने की बात कर रहा है। आप सोचो ना, और पहले से दिख रहा है आपको कि जो प्रधानमंत्री हैं वो सोशलिस्ट बेंट ऑफ माइंड के हैं, कि वो ऑब्वियस सी बात है यूएसएसआर के साथ होंगे। कैसे लगता है कि आप यूएस दे देता इंडिया को? आप सोचिए ना उस समय की सिचुएशन। यूएस वाज प्लेइंग वेरी डिप्लोमैटिकली, वो देखना चाहता था कि इनको खींच सकते हैं क्या। वो ये देख रहे थे कि अगर इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा तो इंडिया को अपनी साइड खींच लेंगे, बट लेकिन गारंटी नहीं दे रहा था कि हम परमानेंट सीट देंगे। आप समझ रहे हो, वो सिर्फ ना बस टटोलना कहते हैं ना, कि वो चेक कर रहा था कि अगर ये हाँ बोल देगा तो हम इसको अपनी साइड खींच लेंगे, और यूएसएसआर को बोल देंगे देखा ये तो हमारी साइड है। रियलिटी नहीं, वो ना वो अग्रीमेंट नहीं दे रहा था, साइन नहीं कर रहा था कि हम दे देंगे तुम्हें। यू गेट द पॉइंट, राइट? सो विल टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट। ठीक है, 2 मिनट में मिलते हैं। हाँ जी, लेट्स कम बैक। ठीक, 5 मिनट में हमारा ब्रेक ओवर हो गया। तो ये तो बात थी हमारी जवाहरलाल नेहरू जी तक के टाइम पे। देन जवाहरलाल नेहरू जी के बाद आए हमारे एलबीएस, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, हाइट से भले ही छोटे थे, लेकिन वो छोटे समय में बहुत सिग्निफिकेंट काम करके गए थे वो। ठीक है, जैसे कि अब इन्होंने देखो, जब ये आए तो इन्होंने जो नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी ना नेहरू जी की, उसको कंटिन्यू किया इन्होंने, लेकिन फिर भी इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए इसमें। ठीक है, स्लाइट चेंजेस हुए इन दी नॉन अलाइनमेंट। कैसे? इन्होंने सोवियत यूनियन के साथ एक अग्रीमेंट किया, देन ही साइंड एन अग्रीमेंट विथ श्रीलंका, बंद्रा नाइके जो थे वहां पे उनके साथ। ही देन वेंट टू म्यांमार ऑल्सो, तो म्यांमार बर्मा उस समय, तो उनके साथ भी इन्होंने विजिट करके एग्रीमेंट साइन किया। तो छोटा था, और उसके साथ साथ डोमेस्टिकली अगर आप देखोगे तो व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, जो हमारी फूड सिक्योरिटी की बात करें जाए तो उनके टाइम पे ही था। और 1965 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ तो उन्होंने नारा दिया था क्या? जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा जो है उन्होंने दिया। तो ही मतलब छोटे से टाइम स्पैन में सोवियत यूनियन के साथ अग्रीमेंट 64 में, श्रीलंका में जो शिमराव बंद्रा नाइके उनके साथ, एंड म्यांमार और बर्मा के साथ भी अग्रीमेंट साइन किया। तो 65 के वॉर को जब पाकिस्तान बेसिकली हार गया, तो उसके बाद सोवियत ने पीस अग्रीमेंट साइन कराने के लिए इनको ताशकंद बुलाया। तो वहां गए थे
लाल बहादुर शास्त्री जी, मैं मतलब डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, व्हाटएवर इज रेलेवेंट फॉर द एग्जाम, सिर्फ उतना कर रहे हैं। तो ही विजिटेड देयर, एन एग्रीमेंट साइन हुआ 10 जनवरी 1966 को, ठीक है। एंड ही डाइड ड्यू टू अ हार्ट अटैक। श्रीलंका के बाद उनका नाम लिखा लीडर का, एस डॉट बंदरा नाइके, सिमिवराव नाम था उनका, सिमिवराव बंदरा नाइके, तो एस डॉट बंदरा नाइके लिख सकते हो, बंदरा नाइके नाम। सो बड़ी सडन एंड शॉकिंग डेथ हुई उनकी। अब आप उसको कुछ भी स्पेकुलेट कर सकते हो, ठीक है, मूवीज में दिखाया है एंड वो सब चीजें। खैर, तो शॉर्ट स्टिंट बट अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब जैसे इनकी डेथ के बाद आती है पिक्चर में कौन? मैडम आयरन लेडी, एक तरीके से कह सकते हो, मैडम इंदिरा गांधी। Now when she comes into the picture, suddenly सब चीज चेंज हो जाती है, because now this is going to be an era of realism. उन्होंने कहा चाइना ने जो किया 62 में, because she learned her lesson in a way, उन्हें रियलाइज हो गया था कि चाइना ने धोखा दिया, तो उन्हें समझ में आया कि भाई इनको डील करने का तरीका इन्हीं से ही है कि इनको उन्हीं के जवाब में, बेसिकली उन्हीं के तरीके से जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। तो रियलिज्म की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखेगी आपको फॉरेन पॉलिसी भारत की ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मैडम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये रेज कर दूं मैं, विल राइट अबाउट द मैडम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो नाउ शिफ्ट टू रियलिज्म। राइट, इंडिया वेंट टू स्पेस, इंडिया लॉन्च अ सैटेलाइट, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, सोवियत के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। अमेरिका गई, लेकिन अमेरिका में ज्यादा बात बन नहीं पाई क्योंकि उन्होंने अमेरिकन को वियतनाम वॉर के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया था, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। अभी और भी है, अभी बस आप लोगों के लिए ताकि आप लोग नोट कर पाओ इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। बांग्लादेश के वॉर के बाद एक शिमला एग्रीमेंट आपको पता है साइन हुआ था, ठीक है, शिमला में प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिलीज करने के लिए और बाकी लाइन ऑफ कंट्रोल को, एलओसी का रिकग्निशन के लिए कि भाई यही रहेगा, इसके बाद ही हम बात करेंगे। एलओसी को रिकॉग्नाइज किया गया है शिमला एग्रीमेंट के बाद 1972, दैट वाज आफ्टर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। और आपने देखा ना, बड़ी फेमस फोटो है इंडियन आर्मी के ऑफिस में, हेडक्वार्टर्स में लगी हुई है, सेना भवन में, जहां पे वो एग्रीमेंट साइन करें, 90,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स को सरेंडर किया था उन्होंने, वो बार-बार दिखाया जाता है उस दिन, ठीक है। तो जो एग्रीमेंट, वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो गए थे, तो उनको रिलीज करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया था। मोर देन 94,000 अप्रॉक्सिमेटली, ठीक है, ट्रूप्स सरेंडर टू इंडिया, बिगेस्ट सरेंडर माना जाता है वर्ल्ड का। सो दैट हैपेंड, ठीक है। फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ, ठीक है, उसमें उनके ऊपर मूवी बन रही है अभी, ठीक है। अब यहां पे दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है आपको जानना मैडम के बारे में, ठीक है, मैडम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश वॉर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश वॉर क्यों हुआ, पहले बताओ, मैं बस ब्रीफ में बता रहा हूं सो दैट यू नो द बैकग्राउंड, क्योंकि जब हम करेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। बांग्लादेश वॉर की जरूरत क्यों हुई, मतलब व्हाई डिड वी हैव टू इंटरवीन फॉर बांग्लादेश? आपने देखा होगा उसमें रॉ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप न्यूज़ सुना होगा आपने कि वेपन्स इंडिया ने दिए थे। मुक्ति बाहिनी का नाम सुना है? मुक्ति बाहिनी, मुक्ति बाहिनी का नाम सुना है? बेसिकली वो लिबरेटर्स जो लड़ रहे थे पाकिस्तान की आर्मी के एट्रॉसिटीज के खिलाफ। बेसिकली देखो कहानी ऐसी है, जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम जानते हो आप लोग? जुल्फिकार अली भुट्टो, तो जुल्फिकार अली भुट्टो वाज द लीडर, डिक्टेटर टाइप पाकिस्तान के। जो ईस्ट पाकिस्तान था उस समय, जो अब बांग्लादेश है, वहां पे अवामी लीग करके एक पार्टी थी, ठीक है, अवामी लीग। और उनके जो लीडर थे उनका नाम क्या था? बंगा बंधु बोला जाता है उनको। ही इज नॉट द फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश, शेख मुजीबुर रहमान साहब, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान साहब जो थे वो इलेक्शन जीत गए थे, बट जुल्फिकार अली भुट्टो की बनती नहीं थी उनसे, तो उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया कि ये इलेक्शन जीते हैं और पाकिस्तान आर्मी भेज दी। वहां लोग प्रोटेस्ट करने लगे, तो पाकिस्तान आर्मी, सोचो अपने ही देश, क्योंकि भाई ईस्ट पाकिस्तान था तो पाकिस्तान का पार्टी अपने ही देश के लोगों को मार रही थी, मर्डर कर रही थी, महिलाओं का रेप कर रही थी, बच्चों को मार रही थी। तो भाई ऐसी निर्दयता, इनह्यूमैनिटी तो कोई नहीं देख सकता। सो मैडम इंदिरा गांधी हैड टू टेक अ कॉल, इट वाज अ मैसेकर अपने ही देश के लोगों के खिलाफ। क्योंकि एक तो ऑब्वियस बात है कि वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में डिफरेंस था इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पे आप देखो बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। सो इधर मुस्लिम भी थे, इधर भी मुस्लिम थे, बट यहाँ पे बांग्ला स्पीकिंग, तो वो भी एक कल्चरल डिफरेंस भी बहुत बड़ा था। बंगाली पॉपुलेशन भी सिग्निफिकेंट थी। तो इन्होंने सोचो ये चालू कर दिया। इसके बारे में पहले इंडियन आर्मी और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट थे, तो ये सारी चीजों के बाद वी हैव टू टेक अ कॉल कि नहीं, वी हैव टू नाउ इंटरफेयर इन दिस। अब उसमें आप रॉ का हाथ बोल लो, किसी का भी हाथ बोल लो, तो सब बात की बातें हैं, तो चला गया। लेकिन अल्टीमेटली दिस इज हाउ बांग्लादेश गॉट लिबरेटेड एंड बिकेम अ सेपरेट कंट्री। दिस वाज द रीजन व्हाई इट हैपेंड, ठीक है। बांग्लादेश का लिबरेशन इसलिए करना पड़ा। अब बांग्लादेश के लिबरेशन के टाइम दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें जो आपको जानना है कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ने हमें मौका दिया सोवियत यूनियन के साथ क्लोज आने का, ठीक है। कैसे? जब लिबरेशन वॉर चल रहा था, पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका और यही यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका और यूके आ गए थे इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। उन्होंने अपना फ्लीट डिस्पैच कर दिया था कि इंडिया पे जाके हमला कर दो अगर इंडियन नेवी इन्वॉल्व होती है ईस्ट पाकिस्तान में। यू नो व्हिच कंट्री हेल्प्ड? सोवियत यूनियन।
सोवियत यूनियन का आपको पता है इस समय बहुत बड़ा रशिया का पोर्ट है व्लादिवोस्तोक, ईस्ट कोस्ट पे, पता है नाम सुना है व्लादिवोस्तोक पोर्ट? व्लादिवोस्तोक पोर्ट से उन्होंने अपनी फ्लीट डिस्पैच करी जो इंडिया आई, और उनके वो पहले पहुंच गई, ठीक है। व्लादिवोस्तोक पोर्ट से जो फ्लीट आई वो पहले पहुंच गई, वो बहुत जल्दी उन्होंने डिस्पैच कर दी, एंड इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया यूएसएसआर के साथ, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त, एंड दैट डिटर्ड द अमेरिकंस एंड द यूके टू इंटरफेयर इन द वॉर। सो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात? तो एक्चुअली में बांग्लादेश वॉर वाज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग हमारे लिए, क्योंकि रशिया ने हमें तब हेल्प करी थी जब, मतलब यूएसएसआर ने, जब हमें कोई नहीं साथ दे रहा था। तो अब आप बताओ, जब यूक्रेन वॉर हो रहा है और सारा यूरोप रशिया के खिलाफ है, इंडिया क्यों नहीं साथ दे रशिया का? अब आपको समझ में आया? क्योंकि इस समय वही हो रहा है जो भारत के साथ हुआ उस समय, कि भारत के साथ देने के लिए कोई नहीं था, ये सारे वर्ल्ड पावर्स मिले हुए थे, लेकिन किसने साथ दिया? यूएसएसआर ने। तो इसीलिए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड वाली कहानी है, कि जब जरूरत पड़ती है उस समय देखना पड़ता है कि कौन एक्चुअली में सच्चा दोस्त है। अब इंडिया सपोर्ट कर रहा है भाई, मतलब न्यूट्रल है, ऑफ कोर्स अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा तो इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा, बट अगर आप ऑब्वियसली किसी के घर में घुस के जाके हमला करोगे तो वो भी तो हमला करेगा ना। पुतिन इज डूइंग दैट। अब आप कामिकाज़े ड्रोन्स और ये करके वहां पे जो है रशियन फोर्सेस के ऊपर बम गिरा रहे हो, तो खड़े होकर थोड़ी शक्ल देगा पुतिन। वैसे थोड़ी ना उसके पास फादर ऑफ ऑल बॉम्ब है, पता है ना आपको? FOAB वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉम्ब है पुतिन के पास, इट्स कॉल्ड एज फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। सबसे ज्यादा जो है उसमें एक्सप्लोसिव कैपेसिटी है उसकी। बैरोथर्मिक आप देखोगे उसके पास वेपन्स हैं बेसिकली, मतलब रशियंस आर नोन टू मेक थिंग्स वेरी बिग। प्लेन भी बनाएंगे, टू तो बहुत बड़ा बनाएंगे, बम भी बनाएंगे तो बम भी बहुत बड़ा बनाएंगे। थर्मोबैरिक बम बना रखा है। वो बम ऐसा है कि जब वो एक्सप्लोड होता है पहले, तो उसमें दो एक्सप्लोजन होते हैं। पहला एक्सप्लोजन होगा तो पहले एक्सप्लोजन में क्या होता है कि आपके जितने जो शार्पनेल्स होते हैं, जो भी उसके अंदर निकलते हैं फ्रैगमेंट्स, ठीक है, वो क्या होता है, वो बाद में निकलते हैं। पहले क्या करता है, एक्सप्लोजन से जितना ऑक्सीजन होता है वो खींच लेता है आसपास, और उसके बाद जब दूसरा एक्सप्लोजन उसमें होता है तो शार्पनेल्स निकलते हैं, तो आपके ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं है, और जो शार्पनेल्स आपके लंग्स से टकराएगा तो फिर लंग्स की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। So anyway, that's a separate story. So this is what is. So इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड देन ऑफ कोर्स शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, जहां पे उन्होंने बोला कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर आपको लौटा देंगे हम लोग, ठीक है, और लेकिन LOC को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इसी पे आगे चीजें बिल्ड होगी। सो दिस इज व्हाट हैपेंड, राइट? तो मैडम ने रियलिज्म दिखा दिया कि देखो, मैडम ने क्या दिखाया दुनिया को कि हम भी किसी से कम नहीं है, अगर तुम रियलिज्म पे आओगे तो हम भी रियलिज्म कर सकते हैं, ठीक है। मैडम ने ये दिखा दिया था, एंड शी डिड नॉट डिटर फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, किसी की भी हिम्मत नहीं दी। तो दैट वाज द मेन पॉइंट, क्लियर है? सो देयर आर टू कंपैरिजंस किए जाते हैं बिटवीन इंदिरा गांधी जी एंड मार्गरेट थैचर ऑफ यूके, ब्रिटिश पीएम, ठीक है। मार्गरेट थैचर को भी कंपेयर किया जाता है उनसे। सो दे जनरली बोथ आर कंपेयर्ड, थैचर एंड इंदिरा गांधी, राइट? मूविंग ऑन, अब उनके टाइम पे एक जो दिक्कत हो गई वो हो गई कौन सी? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, खालिस्तान वाला इशू, ठीक, 84 उसके पहले। तो हमें इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, बिकॉज़ दिस इज मोर ऑफ एन इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, IR में हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते। जब आप इंटरनल सिक्योरिटी करोगे, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया क्या आपका? इज इंटरनल सिक्योरिटी डन? नहीं हुआ तो उसमें आपको आ जाएगा। बट बेसिकली क्या है, जो खालिस्तान की डिमांड है कि एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए, तो उसको लेके उन्होंने जो हमारे अमृतसर में गोल्डन टेंपल है, ठीक है, अदालत तक पे जाके इन लोगों ने, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वी हैड टू टेक अ कॉल, दे हैड टू सेंड आर्मी, एंड अजीत डोवाल जी जो करंट NSA हैं, बिंद्रन वाले आपने नाम सुना होगा, तो बिंद्रन वाले एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो थे उन्होंने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पूरी जो KPS गिल और बाकी सारे जो अलग अलग लोग थे फोर्सेस के, दे हैड टू इंटरवीन, एंड ऑपरेशन वाज बेसिकली उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्मी सब लोग इन्वॉल्व थे। मतलब सोचो कि मतलब वो इतना रिलीजियस एंड होली प्लेस के लोग गोलीबारी, बमबारी चल रही है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में आपको ये पढ़ाया जाएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो लॉन्च किया गया था। एंड अजीत डोवाल साहब जो थे उस समय, बड़ी फेमस मीडिया रिपोर्ट है कि उन्होंने अपने आप को डिस्गाइज किया था एज रिक्शा वाला, ताकि, और वो बेसिकली अंदर तक पहुंच गए थे अपने आप को रिक्शा वाला बनके, वो मतलब वहां पे उन्होंने दोस्ती कर ली थी खालिस्तान के आतंकवादियों के साथ, ताकि उन्हें पता चल सके कि लोग क्या प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज द टेन्योर ऑफ श्री राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी जी को अगर आप क्रेडिट दे सकते हो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए, कि उन्होंने रियलिज्म को, जो इंदिरा गांधी जी का रियलिज्म है, इसको उन्होंने आइडियलिज्म से बैलेंस करने की कोशिश करी, ठीक है। उन्होंने आइडियलिज्म प्लस, इंदिरा गांधी जी वाज नॉट लाइक्ड सो मच बाय अमेरिकंस, बट ही वाज लाइक्ड बाय अमेरिकंस, ठीक है। रोनाल्ड रेगन एंड बाकी सारे लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बुलाया। तो राजीव गांधी जी की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी अमेरिकन के साथ, दो मतलब ऑब्वियसली इट वाज कह सकते हो एक सेल्फिश इंटरेस्ट था अमेरिकन का, बट राजीव गांधी जी के टाइम पे सब चीजें हुई। देन IT रेवोल्यूशन जो इंडिया में आया है, वो आप राजीव गांधी जी को क्रेडिट दे सकते हो चीजों को लेके। एंड द ओनली प्रॉब्लम एट दैट टाइम हिज टेन्योर वाज श्रीलंका। इसका इशू LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ऑफ तमिलियम, ठीक है, LTTE, जिसकी वजह से फाइनली उनको अपनी जान गंवानी पड़ी ड्यू टू अ सुसाइड बॉम्बर, ठीक है। सुसाइड बॉम्बिंग हुई। अब इसमें भी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है। मेन कंसर्न क्या था यहाँ पे, जो देखो इसमें ना गलती पूरी की पूरी श्रीलंकन आर्मी की ही थी, ठीक है। जो आपकी श्रीलंकन आर्मी थी वो क्या थी, मतलब ये कुछ लोग थे जो, आप देखो श्रीलंका में पॉपुलेशन कैसी है, श्रीलंका में देयर आर तमिलियन पॉपुलेशन जो नॉर्थ में रहती है, जिसको हम बोलते हैं ना जाफना वाला हिस्सा है श्रीलंका, आप देखो ना ऐसे है ना, ऐसे करके। तो ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है यहाँ पे तमिल्स है, और बाकी सब जगह क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी कौन है? सिन्हलीज बुद्धिस्ट, सिन्हलीज बोलते हैं, सिन्हलीज बुद्धिस्ट है, सिन्हलीज, ठीक है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है जाफना पेनिनसुला भी बोला जाता है इसको, जो इंडिया के ऊपर से कनेक्ट होता है, जहां पॉइंट पेड्रो सब लोकेटेड है। तो वो लोग बहुत समय से डिमांड कर रहे थे कि उन्हें रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उनके खिलाफ श्रीलंकन आर्मी की बड़ी अट्रॉसिटीज चल रही थी, तो उनकी लड़ाई होती रहती थी श्रीलंकन आर्मी से बार-बार। तो वो बाद में उन्होंने ग्रुप बना लिया LTTE, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। तमिल ईलम जो उन्होंने कहा एक सेपरेट कंट्री बनाएंगे, तमिल ईलम का मतलब वही था कि एक सेपरेट कंट्री बनाएंगे। अब इसमें इनिशियली तो भारत की फोर्सेस ने सपोर्ट किया, आपने देखा होगा ना मद्रास कैफे करके जॉनी अब्राहम की मूवी, उसमें दिखाया भी है इसके बारे में, काफी मूवीज बनी हुई है, इनफैक्ट उसमें भी देखा होगा, फैमिली मैन में भी दिखाया है, जिसमें समांथा प्रभु है। तो बेसिकली दे वांटेड टू मेक अ सेपरेट कंट्री एंड अ सेपरेट गवर्नमेंट वहां पे। तो अब उसके लिए क्या हुआ, इनिशियली तो इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट था उनको, और रॉ भी सपोर्ट कर रही थी, और इंटेलिजेंस एजेंसी भी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1987 में ना एक एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस बोलते थे, ये भेजी गई थी वहां पे, IPKF, ठीक है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, IPKF,
ये पूछो क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ रियलिज्म और आइडियलिज्म का बैलेंस था। रियलिज्म को उन्होंने बैलेंस किया विद आइडियलिज्म हमेशा। तो अब अग्रीमेंट जो साइन हुआ उसके बाद उन्होंने इंडियन ट्रूप्स ने सपोर्ट अपना एलटीटी से हटा दिया, जिसकी वजह से एलटीटी को लगता है कि राजीव गांधी ने धोखा दिया। ठीक है, दिस वाज द रीजन, क्योंकि जब अग्रीमेंट साइन हो गया तो इंडिया का सपोर्ट खत्म हो गया फिर। और यहीं पे आप देखोगे एक श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात हुई कि श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया जाएगा, जिसको आपने बड़े फेमसली पढ़ा होगा, आपने बोलते हैं 13th अमेंडमेंट, सुना नाम, 13th अमेंडमेंट, कि जो तमिल से उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो जब श्रीलंका ने करने के लिए एग्री कर लिया तो हमने कहा ठीक है फिर एलटीटी को सपोर्ट नहीं देंगे, तो सपोर्ट खींच लिया। बट आज तक 13th अमेंडमेंट अप्लाई नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, बोलते ही रहते हैं हम लोग। तो एलटीटी फेल्ट बिट्रेड बिकॉज ऑफ राजीव गांधी, दैट इज व्हाई दे कैरीड आउट दिस बॉम्बिंग, जिसमें अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट वन ऑफ द एबलेस्ट प्राइम मिनिस्टर, मतलब ही वाज अ वेरी एबल प्राइम मिनिस्टर, कह सकते हो आप। राजीव गांधी जी वाज असैसिनेटेड। ठीक है, क्लियर? तो मतलब he tried to do a lot of things, he wanted to do a lot of things, but he died at a very early age. चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब देखो हम लोग ना सारे प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में नहीं पढ़ सकते, जैसे चंद्रशेखर जी के बारे में नहीं पढ़ सकते, सबके बारे में नहीं पढ़ सकते, वीपी सिंह जी के बारे में नहीं पढ़ सकते। वी हैव टू सी द प्राइम मिनिस्टर्स जिन्होंने फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया। ठीक है, तो हम लोग फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं जहां पे जिनके टाइम पे सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए फॉरेन पॉलिसी के। अब जैसे वीपी सिंह के टाइम पे तो आप देखोगे क्या हुआ, मंडल कमीशन, राइट? सो वी विल नाउ कम टू, सो अभी जो इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर जिनके टाइम पे हमें देखना है, पीवी नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल, बिकॉज उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन दी थी। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, मनमोहन सिंह जी एंड ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी, राइट? सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर जिनके टाइम पे काफी कुछ हुआ वो थे पीवी नरसिम्हा राव। आज हमें ना इंडिया और नेबरहुड भी चालू करना है, एटलीस्ट पाकिस्तान थोड़ा बहुत तो कर लेंगे हम लोग। पीवी नरसिम्हा राव के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि भारत की जो इकोनॉमी है उसको कैसे सही किया जाए। सबसे डिफिकल्ट टेन्योर कह सकते हो, करप्शन के एलिगेशन, आपको पता होगा वो जो उनके टाइम पे था, कौन हवाला वाला जो केस चल रहा था, प्लस ये स्कैम मूवी देखी ना आपने वाली, कौन सी वाली, हर्षद मेहता स्कैम। सो ही हैड अ वेरी सिग्निफिकेंट टेन्योर, मतलब बहुत कुछ चल रहा था उस समय उनके टाइम पे। एंड एज अ पीएम उन्होंने इनहेरिट की थी इकोनॉमी जो बड़ी वीक थी, डोमेस्टिक इकोनॉमी वाज वेरी वेरी वीक एट दैट टाइम। तो उन्होंने कोशिश करी यूएस के साथ अग्रीमेंट साइन करी, क्लिंटन साहब से मिले, ठीक है, कोशिश भी करी काफी कुछ करने की। एंड बट अमेरिका क्या था, अमेरिका ने इंडिया की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। बिल क्लिंटन बहुत चालू इंसान था, ठीक है, वो क्या है, वो पाकिस्तान के साथ भी खेल रहा था, हमारे साथ भी खेल रहे थे वो। तो बिल क्लिंटन ने क्या किया, इतना ध्यान नहीं दिया। एंड बिल क्लिंटन वाज गिविंग आर्म्स एंड एमिनेशन एंड मनी टू पाकिस्तान, ठीक है, एंड ही वाज बेसिकली ही वाज लाइक दैट ओनली। तो इसलिए आप देखो इनफैक्ट जब बाद में अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ टाइम पे आप देखोगे जब पोखरान 2 हुआ तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए उसने। बट सबसे बड़ी बात यह है कि पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे अमेरिका के साथ इतनी बात नहीं भी बन रही थी, लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट चीज हुई जो हमारा फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, कौन सा, जो यूएसएसआर के साथ साइन किया था हमने इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, राइट? वो रिन्यू हुआ बिकॉज कौन आया इंडिया में, बोरिस येल्सिन, ठीक है, बोरिस येल्सिन जो साहब थे वो इंडिया आए एंड ही केम इन 1993, और जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी उसको और ज्यादा कह सकते हो आप रिवाइज किया गया, एंड ही वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल इन डीलिंग विद द रशियंस। क्यों पता, व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट? को जा सकता है कि क्यों बोरिस येल्सिन की विजिट बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए? कुछ मिस कर रहे हो आप लोग बीच में, कुछ तो हुआ था, अब मैं हिंट दे रहा हूं फिर से। व्हाई वाज बोरिस येल्सिन की विजिट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पीवी नरसिम्हा राव वेरी इंपॉर्टेंट? कुछ हुआ था बीच में, बिल्कुल सही बोला, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। भाई यूएसएसआर खत्म हो गया ना, जब हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स हुए वो तो चलो ठीक है भाई, हमने इकोनॉमी ओपन कर दी, लेकिन यूएसएसआर भी तो खत्म हो गया। अब रशियन रिपब्लिक रशिया बन गया, और जब यूएसएसआर टूटा तो उसके साथ इतने सारे अलग अलग देश बन गए, रशिया अलग हो गया और रशिया का जो इन्फ्लुएंस था वो बाकी सारे देशों से अलग हो गया। तो दो सिग्निफिकेंट चीजें जो उन्होंने करी पीवी नरसिम्हा राव साहब के टाइम पे, एलपीजी रिफॉर्म्स तो ठीक है, इन्होंने यूएस के साथ भी डील किया, बट जब बोरिस येल्सिन इंडिया आए तो उन्होंने जो रशियन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी उसको रिन्यू किया, यूएसएसआर वाली जो थी, एंड ही आल्सो मेड गुड रिलेशंस विद कौन, जो यूएसएसआर से टूटी थी कंट्रीज, कौन कौन सी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, सेंट्रल एशिया कंट्री है ना, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज जो है उनके साथ रिलेशन बना लिया इन्होंने, जो इतने सारी कंट्री अलग अलग बन गए भाई, वो तो सिग्निफिकेंट है ना। तो जब यूएसएसआर टूटा उसके बाद ये जो कंट्रीज बने उनके साथ रिलेशनशिप बनाने का क्रेडिट पीवी नरसिम्हा राव साहब को जाता पहले। बात याद क्लियर सबको? ठीक है, सो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, ऑल ऑफ दीस कंट्रीज उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया। बट लेटर हाफ ऑफ हिज टेन्योर आप देखोगे, जो इनका लेटर हाफ टेन्योर रहा है वो थोड़ा ट्रबलसम रहा। क्यों? बाकी कंट्री फॉरेन पॉलिसी के मामले में बताओ क्यों? लेटर हाफ जो है इनका टेन्योर गुजराल साहब के आने से पहले, या इन लोगों के आप देखो, मतलब गुजराल साहब के पहले क्या मतलब और भी थे प्राइम मिनिस्टर, बट व्हाई देयर वाज अ प्रॉब्लम इन लेटर हाफ ऑफ हिज टेन्योर? भाई बाबरी मस्जिद, बॉम्बे ब्लास्ट्स, दाऊद इब्राहिम, बाबरी मस्जिद की वजह से जितने भी वर्ल्ड के मुस्लिम कंट्रीज थे उससे इंडिया के रिलेशन खराब हो गए। एंड देन ब्लास्ट एंड देन टेरर। तो पहली बार टेररिज्म का जो है जिक्र इस तरीके से होता है, मतलब कश्मीर में भी इंसर्जेंसी चालू हो गई, लेकिन कश्मीर में टेररिज्म नहीं बोला जाता उसको, वो क्या दिखाया, उसको इंसर्जेंसी बोला जाता था पहले, कि यहीं के लोग हैं आसपास जो उपद्रव कर रहे हैं। टेररिज्म जो वर्ड काफी ज्यादा यूज हुआ है वो बॉम्बे ब्लास्ट के बाद हुआ है। तो उसकी वजह से इनका टेन्योर ज्यादातर डोमेस्टिक इश्यूज को हैंडल करने में ही चला गया, और फॉरेन पॉलिसी में जो मुस्लिम कंट्री थी सऊदी, उनके साथ रिलेशन मेंटेन करने में बिकॉज ऑफ दी बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट। ठीक है जी, क्लियर बात? बाबरी मस्जिद के बारे में डिस्कस करने का कुछ है नहीं अब, ठीक है, मतलब दिस इज नथिंग। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, ऑनरेबल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है, ठीक है, मंदिर वहीं बनेगा, ठीक है, और मुस्लिम वक्फ बोर्ड को उन्होंने 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन दे दी कि भाई आप अपना एक आप मॉस्क बना लीजिए वहां पे। सो अपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन का पार्ट नहीं, हाँ इंटरव्यू में पूछ सकते हैं लेकिन नॉट इन द मेंस एंड प्रीलिम्स। बाकी ऑफ कोर्स उनके टाइम पे दो पॉलिटिकल चीजें, मतलब डोमेस्टिक टर्म्स में देखोगे बड़ी सिग्निफिकेंट चीजें हुई, पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, राइट, बट दैट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन पॉलिसी, इसलिए मैंने उसको टच नहीं किया, बाकी तो आप जानते हो। नेक्स्ट हमारे साहब जो आ रहे हैं सामने वो है इंपॉर्टेंट कौन, आईके गुजराल साहब। और गुजराल साहब जो है इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी है वो है गुजराल डॉक्ट्रिन। व्हाट इज गुजराल डॉक्ट्रिन?
यहां दिया हुआ देखो, प्रोपाउंडेड बाय आई के गुजराल साहब, इंडिया बीइंग द बिगेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया, बड़े भाई का रोल नहीं करना है, ठीक है, मतलब बॉसी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। होता है इंडिया डोमिनेट करने की कोशिश करता है, जो मैंने आपको कल बताया था, कोशिश क्या होती है जब निकल गया परसों कि भाई इंडिया का ऐसा परसेप्शन जाता है कि इंडिया हर चीज में अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है, डोमिनेट करने की। तो उन्होंने बोला कि भाई इंडिया क्योंकि सबसे बड़ा कंट्री है, तो अगल बगल के जो नेबर्स उनको थोड़ा कंसेशन कर दो, क्या गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं, ठीक है, दे दो थोड़ा, दे दो, बोले ना बड़े भाई होते हैं, बहन वो कहते हैं यार कोई नहीं, छोटा भाई है, दे दो, छोटी बहन दे दो। सो इंडिया शुड एक्सटेंड असिस्टेंस टू इट्स इमीडिएट नेबर्स ऑन द नॉन रेसिप्रोसिटी बेसिस। इसलिए मदद मत करो कि बदले में कुछ मिलेगा, गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं चाहिए। इसलिए मदद करो, दिल खोल के करो कि भाई कुछ नहीं भी मिल रहा है फिर भी तुम्हारी हेल्प कर देंगे, क्योंकि हम क्या है, तुमसे ज्यादा सक्षम है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, तो हम तुमको दे सकते हैं। तो वैसा होना चाहिए, निस्वार्थ, कोई हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। गुजरात साहब की डॉक्ट्रिन थी, ठीक है, तो ये चीज थी। सो इट गिव्स अ 5 पॉइंट रोड मैप टू गाइड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इट्स इमीडिएट स्मॉल नेबर्स। वो 5 पॉलिसी टाइप की पॉलिसी में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये नरसिम्हा राव साहब के टाइम पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है लुक की पॉलिसी, ठीक है, क्योंकि अभी डिस्कस करेंगे उसको हम लोग। तो बताओ 5 पॉइंट्स क्या थे गुजरात डॉक्ट्रिन के, बताइए। पहला तो देखो था नेबर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस, ठीक है, अपने दोस्त जो है नेबर्स जो उनके साथ दोस्ती यारी होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू पंचशील, ठीक है, उसकी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को आप रिस्पेक्ट करें। लिख देता हूं यहां पे, पीसफुल रिलेशंस विद नेबर, respecting sovereignty and integrity of the country. Third, mutual non-interference। भाई इंटरनल मैटर्स में क्यों करोगे आप इंटरफियर, जबरदस्ती की बात है। और 5 पॉइंट है, पहला है पीसफुल रिलेशन विद नेबर, रिस्पेक्टिंग ईच अदर सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड म्यूचुअल नॉन-इंटरफेरेंस। और मुद्दा अगर लड़ाई हो जाए तो लड़ाई मतलब आप देखो पहली बात तो क्या है, डिस्प्यूट लड़ाई की तरफ नहीं हो जाएगी। सो यू शुड सेटल योर डिस्प्यूट्स पीसफुली, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स पीसफुली। एंड लास्ट इज किसी भी कंट्री की टेरिटरी दूसरे कंट्री के मतलब दूसरे कंट्री के खिलाफ गलत तरीके से यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। योर टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी कंट्री, जैसे कि हमने आतंकवादियों को बना दी तुम्हारे लिए। योर टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट अदर। फिर रिपीट कर रहा हूं, पीसफुल रिलेशन होने चाहिए, पहला पॉइंट नेबर के साथ। दूसरा, रिस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ दैट कंट्री, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स पीसफुली। और लास्ट है, टेरिटरी को आप यूज नहीं करने देंगे किसी और कंट्री के खिलाफ किसी भी ऐसी एक्टिविटी। दैट इज सर नाम इज व्हाट इज कॉल्ड एज गुजराल डॉक्ट्रिन। एनी डाउट्स? क्लियर? यहां तक कोई सवाल? सो नरसिम्हा राव साहब के टाइम हम बात कर रहे थे कि 1991 में लॉन्च हुई थी नरसिम्हा राव साहब के टाइम पे द लुक ईस्ट पॉलिसी कि हम साउथ ईस्ट एशिया पे कैसे फोकस कर सकते हैं। बाद में ऑफ कोर्स इट वाज बेसिकली कैरीड फॉरवर्ड बाय प्रधानमंत्री मोदी एज टर्म्स ऑफ एक्ट ईस्ट। तो लुक ईस्ट में क्या हुआ था, आपने म्यांमार के साथ रिलेशन बनाना चालू किया, ठीक है, उसके साथ साथ कंट्रीज लाइक फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, इनके साथ रिलेशन बनाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया श्रीलंका एंड आसियान, एंड उसके साथ सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है जो हम लोग करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज विद सिंगापुर। फिर उसके साथ चाइना के साथ हमने क्या किया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, क्योंकि भाई विश्वास तो था नहीं दूसरे के ऊपर, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किए। फिर 2006 में हमने नाथुला पास, मैं अभी रिसेंटली नाथुला गया था, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, फोटो है मेरी, तो नाथुला आई विजिटेड। तो गॉट मतलब लिटरली ये चाइना है, ठीक है, ये मान लो ये बिल्डिंग है चाइना की, मैं यहाँ खड़ा हूं। तो जैसे मैं गया तो बेसिकली क्या था कि सारे लोगों को हटा दिया था, तो मैं खड़ा था, मेरी वाइफ थी, मैडम थी, और 2 आर्मी वाले पर्सनल थे। जैसे मैं वहां खड़ा था, वहां से 5 चाइनीज सोल्जर भाग गए, ठीक है, 5 चाइनीज सोल्जर आ गए। और बेसिकली क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं, बड़े शातिर टाइप के हैं वो। तो मैं बहुत देर से वहां खड़ा था, एंड दे प्रिटेंडेड कि वो किस लिए बाहर आए, सफाई करने के लिए। तो बाहर निकल के वो लोग कुछ डिस्कस किया आपस में, और वो लोग वहां वाइपर लगाने लग गए। कुछ गिरा ही नहीं भाई साहब, वाइपर किसी से लगा रहे हो, पानी गिरा नहीं वहां पे। सो दे थॉट ये स्पाई वाई तो नहीं है, क्या देख रहा है, मैं खड़े होकर आर्मी वालों से डिस्कस कर रहा था कुछ। और बेसिकली आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे ये वॉल है, ये एक पतली सी लाइन है, मतलब मैं लिटरली उनकी बिल्डिंग को छू सकता हूं। ये हुआ। तो नाथुला जो है वो ओपन किया गया। नाथुला इज इंपॉर्टेंट रूट बिकॉज़ तिब्बतन प्लेटू वहां पे फ्लैट है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कनेक्ट करने में इजी रहता है, वैसे वो दूर रहता है, ठीक है। सो वो चीजें हैं। सो उसके अलावा इंडियन पीएम एंड चाइनीज प्रेसिडेंट इशूड 10 पॉइंट जॉइंट स्टेटमेंट कि हम कैसे अपने टाइज को इंप्रूव कर सकते हैं, जो ये मानता नहीं है। उसके अलावा मीकोंग गंगा कोऑपरेशन एंड बिम्स्टेक, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1997 एंड 2000 में रिस्पेक्टिवली चालू हुआ, खैर बाद में आए, लुकीज का पार्ट है, बट मीकोंग गंगा के ऊपर प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है, ठीक है। सो ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स इनको आप देख लीजिएगा, बाकी लेटर पार्ट के हैं। सो नाउ कम्स आवर मिस्टर स्टेट्समैन, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी साहब, स्टेट्समैन, ठीक है, जितने अच्छे वक्ता उतने जबरदस्त लीडर, एंड ही इज वन ऑफ दोस लीडर्स जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट है हर पार्टी में, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को कैसे अपहोल्ड करना है, क्योंकि भाई पहले समय से वो देखते आ रहे हैं चीजों को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कैसे अपहोल्ड किया जाता है, उसके बारे में उनसे बेटर कोई और नहीं बता सकता। क्योंकि उन्होंने उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट आपने देखा होगा लोकसभा में था कि भाई ऑपोजिशन होना जरूरी है, और एक स्ट्रांग ऑपोजिशन किसी भी पार्टी या पावर को में जो पार्टी उसको चेक करने का बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, ठीक है। यू नीड अ स्ट्रांग ऑपोजिशन, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, मेन सवाल भी आता है इसको लेके। बट अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सबसे अच्छी चीज क्या थी कि ही वाज बेसिकली somebody who was also realist at the same time idealist, and जो उनका रियलिज्म था ना, वो रियलिज्म ऐसा था कि रियलिज्म होने के साथ साथ वो रिस्ट्रेन फॉलो करते थे, ठीक है। इट वाज मतलब उसको अगर हम समराइज करें, इट वाज रियलिज्म विद रिस्ट्रेन, ठीक है। पोखरान 2 हुआ, हमें पता था कि अमेरिका सैंक्शन लगाएगा, फिर भी हमने किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि छाती पीट रहे जाके अपनी कि देखो बम फोड़ा, हमने बम फोड़ा, कुछ नहीं कर सकते तुम। ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट किया कि भाई हमने किया, हमारे लिए जरूरी है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, तो ह्यूमिलिटी भी थी विद द शो ऑफ स्ट्रेंथ, की ताकत तो है हमारे पास, लेकिन ये नहीं कि शोबाजी करेंगे उसकी, समझे आप लोग। तो इट वाज अ रियलिज्म विद रिस्ट्रेन, कंट्रोल रखा अपने रियलिज्म के ऊपर। और बताओ
इन्हीं के टाइम तो डिस्कशन हुआ था कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी होगी, एनएफयू जो है हमारी न्यूक्लियर वाली, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि भाई पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन तुमने अगर इतना सा भी न्यूक्लियर मटेरियल का बम गिराया तो पूरा गिरा देंगे तुम्हारे पे, ठीक है, पूरा का पूरा गिरा देंगे तुम्हारे ऊपर। मतलब इवन इफ स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल का आपने कुछ हमारे पे गिराया तो भाई सब तैयार है ना टोटल मेहम एंड डिस्ट्रक्शन के लिए। दैट इज व्हाट यू नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। वो आपको याद है स्टेटमेंट कि हमने देखने के लिए थोड़ी रखे हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था आई हैव दिस रेड बटन, इट्स नॉट देयर जस्ट फॉर लुकिंग एट इट, आई कैन प्रेस इट। तो जिसके बाद वो किंग जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया वाला वो बोलता है इवन आई हैव अ रेड बटन। तो डोनाल्ड ट्रम्प ना थोड़ी बचकाने वाली हरकतें करता है, वो बच्चे नहीं होते जैसे, थोड़ा भी मैच्योरिटी कम है उसकी, तो बोलता है आई आल्सो हैव अ बिग रेड बटन ऑन माय टेबल। बात तो ऐसे करें जैसे कि वो बटन दबा देंगे तो मिसाइल लग जाएगी। आपको पता है डेमोक्रेसी की ब्यूटी क्या है? डेमोक्रेसी की ब्यूटी क्या है? जैसे इवन इन इंडिया, इवन इफ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स टू लॉन्च अ न्यूक्लियर वेपन, ही कैन नॉट डू इट अलोन। आपको पता है चीज, प्राइम मिनिस्टर अगर आप चाहें कि मेरे को न्यूक्लियर वेपन फायर करना है किसी कंट्री पे, कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ न्यूक्लियर वेपन इन इंडिया इज अंडर द कमांड ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, एसएफसी, जिसमें डिफेंस फोर्सेस के 3 चीफ रहेंगे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहते हैं, प्रधानमंत्री रहेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहेंगे, ठीक है। इसमें सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो अकेले डिसीजन ले ही नहीं सकते न्यूक्लियर वेपन फायर करने के लिए। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए गए हैं। पढ़ा ना आपने पॉलिटी में, चेक्स एंड बैलेंसेस, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ये है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंदर रहता है, अंडर द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो सेक्रेटेरिएट है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी वहां पे, ठीक है। तो ऐसे वहां बाइडेन और प्रेसिडेंट भी डिसाइड नहीं करते, वो कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसमें डिसीजन जो है वहां पे उनके जो चीफ्स होते हैं वो लोग मिलकर लेते हैं। तो वो सब कहने की बातें होती हैं कि अकेले बम दाग देंगे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब वाजपेयी साहब के टाइम पे देखो क्या है कि वाजपेयी साहब जो है, उनको उस समय जो उनके पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे वो उन्होंने ये बोला कि भाई आप पाकिस्तान से बात मत करो। तो ये मियां साहब थे ना, नवाज शरीफ जो इस समय थे, वो मियां साहब उस समय भी थे। तो मियां साहब जो है, ठीक है, वो उनको बोला कि आप इनसे बात मत करो। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब का क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने भी किया कि भाई आप क्यों बात कर रहे हो, पाकिस्तान तो में धोखा देता रहता है, ये है वो है। बट फिर भी उन्होंने बात करी। लाहौर बस सेवा चालू हुई, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस, लाहौर बस सर्विस, याद है, जिसमें खुद बैठ के गए थे। और लाहौर बस सर्विस का नतीजा क्या भुगतना पड़ा हमें? कारगिल वॉर। पीठ पे पूरा जो है छुरा बोका किसने? पाकिस्तान ने। बट इसमें मियां साहब कुछ कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि परवेज मुशर्रफ केम इनटू द पिक्चर, हु वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर। परवेज मुशर्रफ, ही ओवरथ्रू द सिविलियन गवर्नमेंट। अच्छा, आप में से कितने ज्यादा लोग ये जानते हो बात को, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया है। आप सोच सकते हो, सोचो आप, किसी ने भी पूरे 5 साल टेन्योर कंप्लीट किया ही नहीं है। नन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। रिकॉर्ड है भाई साहब, या तो वो रिजाइन करेगा, उसकी जगह कोई और आएगा, या मिलिट्री को होगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, या उनके खिलाफ जो है कोई केस हो जाएगा। 47 से लेके आज 2023 हो गया, एक भी प्राइम मिनिस्टर ने उनके पूरा टेन्योर ये बोल दें कि हम पूरे टेन्योर के लिए प्रधानमंत्री हैं, सर पॉसिबल नहीं हुआ है। एसएफसी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, भाई मैं ये देखना चाहता हूं ये रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा पाकिस्तान के लिए। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग हु विल ब्रेक दिस रिकॉर्ड। मुझे लगता नहीं है जिस हिसाब से सिचुएशन है, राइट। एनएफयू इज नो फर्स्ट यूज, पहली बार हम लोग यूज नहीं करेंगे वेपन, न्यूक्लियर वेपन, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, राइट। अब इस समय ना 2-3 और चैलेंजेस वाजपेयी साहब के सामने आए, ठीक है। 2-3 चैलेंजेस क्या है उस समय आपको याद होगा, वाजपेयी साहब के टाइम पे इराक में इन्वेजन किया, ठीक है, सॉरी यूएस इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। एंड जिसके बाद वाजपेयी साहब ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो डोमेस्टिक सिचुएशन थी उसमें लोगों ने क्या किया कि वाजपेयी साहब के खिलाफ थे, लेकिन वाजपेयी साहब ने अपना स्टैंड जो है उस पे वो लोग, वाजपेयी साहब खड़े रहे और ही डिड नॉट डिटर फ्रॉम हिज स्टैंड। तो बड़ा सिग्निफिकेंट टेन्योर रहा है वाजपेयी साहब का। और उन्हीं के टाइम पे आप देखो क्लिंटन ने इंडिया की हिस्टोरिक विजिट की थी 2000 में, ठीक है। क्लिंटन विजिटेड इंडिया, बिल क्लिंटन, ठीक है, हिस्टोरिक विजिट टू इंडिया। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसमें मैं पॉइंट्स बता रहा हूं आपको। तो वही क्लिंटन जो उनको बोला था तुम पे सैंक्शंस लगाएंगे, अब वो खुद ही इंडिया है, ठीक है। नहीं प्रियंका, अमेरिका ने इन्वेड कर दिया था अफगानिस्तान पे, तो अमेरिका के बेसिकली सपोर्ट की बात हो रही थी। तो वाजपेयी साहब को जो सपोर्ट गया यूएस को, तो उस पे इंडिया में जो पार्लियामेंट है और बाकी ऑपोजिशन और उनके पार्टी के लोगों ने वाजपेयी साहब से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एंड देन चाइना के साथ भी आप देखोगे, अच्छा वाजपेयी साहब ने चाइना हो, अमेरिका हो, सबके साथ रिलेशन सही किए। अमेरिका के साथ जब बिल क्लिंटन 2000 में इंडिया है, तो उन्होंने जो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो वो जो सैंक्शंस लगे थे वो हटा दिए गए और नेक्स्ट लेवल ऑफ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लॉन्च की गई अमेरिका के साथ। एट द सेम टाइम चाइना से डिस्कशन करने के लिए एक नया मैकेनिज्म आया, ठीक है। वो मैकेनिज्म बोला जाता है द एसआर मैकेनिज्म, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म। तो चाइना को भी टैकल कर रहे थे, अमेरिका को भी टैकल कर रहे थे। तो अब आपको समझ में आया रियलिज्म विद रिस्ट्रेंट का मतलब, कि बम तो फोड़ दिया हमने, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट तो कर दिया, लेकिन उसका हमने थाल नहीं पीट रहे बैठ के कि देखो देखो हमने बम फोड़ दिया। बड़े ह्यूमिलिटी से आके हमने बोला कि भाई वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, पंगा मत लेना, एनएफयू है वैसे तो, वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, मतलब पंगा लेने की जरूरत नहीं, हम एनएफयू है, मतलब नो फर्स्ट यूज, बट अगर बम फोड़ोगे तो तुमको ज्यादा फोड़ेंगे, ठीक है, पहली चीज। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ अमेरिका को रियलाइज हुआ कि यार ये कंट्री ने कर तो दिया है टेस्ट, लेकिन उसके ऊपर और प्रेशर आने लगी कि भाई इन्होंने तो ये भी बोल दिया एनएफयू है, दैट मींस रिस्पांसिबल न्यूक्लियर स्टेट है। रिस्पांसिबिलिटी दिखा दी ना हमने कि भाई हम यूज नहीं करेंगे पहले। तो वो जो सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने, बिल क्लिंटन के आने के बाद सब सही हो गया, बिल क्लिंटन आए बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, राजस्थान घूम रहे हैं, यहाँ घूमे। सो दैट शोज द सक्सेस ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ठीक है। फिर सारे लीडर्स का मतलब ताता लग गया, कोई जापान से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई प्रधानमंत्री कहीं का आ रहा है कि भाई अब समझ में आ गया कि इंडिया इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट कंट्री। सो ब्रिंगिंग टू द वर्ल्ड स्टेज इंडिया के स्टैचर को अटल बिहारी वाजपेयी साहब। क्लियर है यहां तक, राइट। लास्ट देखो मोदी जी का तो हमने डिस्कस करी है, लास्ट हमारे कौन है इनके अलावा? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अब आपको भले ही ना याद हो, लेकिन इनका टेन्योर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक
ठीक है, आपको भले ही याद ना हो या ना जानते हो इनके बारे में, बट इनका भी टेन्योर बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, स्पेशली बिकॉज अंडर जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है, जॉर्ज बुश यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या साइन हुआ? 1, 2, 3 डील या सिविल न्यूक्लियर डील, जिसने हमें क्या दिया? एनएसजी वेवर दिया कि हम न्यूक्लियर मटेरियल खरीद सकते हैं कंट्री से, इवन दो हमने एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो और सीटीबीटी साइन नहीं किया था। ठीक है, 1, 2, 3 एग्रीमेंट भी बोलते हैं, 1, 2, 3 डील भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आप आज के समय पे इनकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं सकते, बट उस समय बहुत क्रूशियल था, क्योंकि उस समय कोई रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में इतना बात नहीं कर रहा था। तो न्यूक्लियर एनर्जी वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिग डील एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये तो हाईलाइट है उनके पूरे टेन्योर की। उसके अलावा उन्होंने चाइना के साथ कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग मेजर है, ठीक है, उसको भी और स्ट्रेंथन किया। एक प्रॉब्लम इनके टाइम पे आई जो थी नेपाल वाली। नेपाल पहले भी इशू था, अभी भी एक इशू ही है। अभी आप देखो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर आ गए जो लेफ्टिस्ट हैं थोड़े। कौन है नए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर? प्रचंडा जी। ठीक है, उनके पहले कौन थे? देवबा साहब। अच्छा रिलेशन था इंडिया के साथ, लेकिन वो प्रचंड जो है वो चाइना के बहुत क्लोज है, उनकी शी जिनपिंग से बड़ी बनती है। और उनके पहले केपी शर्मा ओली थे जो गोली देते रहते थे, जिन्होंने कहा कि सारा हिस्सा इंडिया का हमारा है, जो आपको पता है काली शारदा डिस्प्यूट चल रहा है, काला पानी वाला। तो ओली भी जो थे वो भी गोली देते थे। प्रचंड भी जो है ये भी चाइना क्लोज है। ये शेप जो देवबा साहब यही ठीक थे, इंडिया के थोड़े फ्रेंडली रिलेशन है उनके। बट नेपाल वाज अ कंसर्न देन आल्सो, नेपाल इज अ कंसर्न दिस टाइम आल्सो। इसलिए मैंने वो मंडल थ्योरी में नेपाल को बताया कि भाई कंसर्न नहीं है हमारा उससे, हम फ्रेंडली तो बोल नहीं सकते उसको। उसके अलावा आप देखोगे इन्होंने जो लुक ईस्ट है उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन किया। ठीक है, प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे, काफी सारे इन्होंने इनिशिएटिव लिए कि सार्क को थोड़ा ढंग से चला सकें। आसियान जो है उसको उन्होंने कोशिश करी कि हम उसके साथ और इनके साथ और बेटर रिलेशन कर सकते हैं। जापान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे इनके टाइम पे। ठीक है, जापान के साथ, इवन जापान फॉर दैट मैटर हैड इंडिया के जापान के साथ रिलेशन कॉल करने के काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट आए इनके टाइम पे। आप देखो ये जो दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट है कैसे चल रहा है, जापान के पैसे तो चल रहे हैं। दिल्ली मेट्रो हो गया, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ गए। जो आपका जीका है, ठीक है, जापानीज इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, वो इन्वेस्ट करता है इंडिया में इतने सारे जो है। एंड ही ऑल्सो मेड गुड टाइज विद मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो, इवन साउदीज के साथ अच्छे रिलेशन थे। ऐसा नहीं है जो हमें लगता है, सऊदी अरेबिया के साथ भी देयर वर गुड रिलेशंस। सो इट्स नॉट जस्ट कि भाई अभी है, सऊदीज के साथ भी अच्छे रिलेशंस है, क्योंकि विजिट बायलैटरल विजिट बहुत हुई। उनके किंग आए थे, किंग अब्दुल्ला जैसे एक है ना, जैसे किंग सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान, ऐसे जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला है। तो किंग सलमान आए, ठीक है, अब उनके बेटे हैं मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, वो बाकी सबको अरेस्ट करवा दिए हैं ठीक है, वो लीडर बन गए हैं। तो सऊदीज के साथ भी अच्छे रिलेशंस थे, ऐसा नहीं। बट हाँ, मतलब लुक वेस्ट जो है उसको अगर आप देखोगे फोकस जो शिफ्ट हुआ है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम पे हुआ है। तो देवियों सज्जनों, हमारे पूरी भारत की एवोल्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी के आप एक्सपर्ट बन चुके हो। ठीक है, समझ में आया? अब आपको पता है हर प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे क्या सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था, और आज के टाइम पे ये पॉलिसी ऐसी है तो क्यों है। तो एक बार क्विकली हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं जो क्या है इसमें, फिर हम आपके क्वेश्चंस ले लेंगे, देखते हैं थोड़ा पाकिस्तान का स्टार्ट कर पाएंगे। तो लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर क्या इनिशिएटिव है हमने देख लिया, हाँ यहाँ तक हमने कर लिया था। विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इफ सम ऑफ द स्लाइड में अगर आप देखेंगे कुछ मिस हुआ है। लुक ईस्ट में हमने फिर बाद में आप देखोगे आसियान रीजनल फोरम हमने डिस्कस किया। इस समय एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट पोर्ट। तो ये जो आपकी हुगली नदी है, ठीक है, वहां पे आप देखोगे वहां से पोर्ट कनेक्टिविटी करी जा रही है, कहां पे? म्यांमार, ठीक है, सितवे पोर्ट पे जाके। तो वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में एक्सेस नहीं है, ठीक है, बड़ा डिफिकल्ट है। तो ईजियर है कि आप यहां से चले जाओ और रेल और रोड की कनेक्टिविटी से आप कालादान नदी से होते हुए पहुंच जाओगे नॉर्थ ईस्ट। इसकी मैं फोटो दिखा देता हूं आपको, ये इमेज है नहीं, बट एनीवे। सो ये तो अलग है, ये तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे है जिसको बाद में प्लान किया जा रहा है कि इसको कंबोडिया, वियतनाम में, लाओस में लिंक करेंगे। बट वो जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो कैसा है कि यहां से जो है म्यांमार का जो है ना सितवे पोर्ट, ठीक है, वहां पे जाएंगे और सितवे से फिर रोड कनेक्टिविटी है कालादान नदी के ऊपर होते हुए, तो वहां से वो कनेक्ट करेंगे सो दैट नॉर्थ ईस्ट के एरिया को एक्सेस कर सके। सिमिलरली आप देखोगे चाबहार तो खैर अलग चल रहा है, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ लुक वेस्ट पॉलिसी। तो इस पे जब हम चाबहार ईरान वाला करेंगे तब करेंगे। बाकी हाँ, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल कॉरिडोर, तो ये भी हम लोग हाईवे से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी आप देखो नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए रोड रेल कनेक्टिविटी बड़ी डिफिकल्ट है, सो द इजीएस्ट वे टू गो इज थ्रू बांग्लादेश। तो जब हम इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पढ़ेंगे तो आप देखोगे बहुत सारे यहाँ पे हमने ट्रेन चलती है, ठीक है, विल स्टडी अबाउट ट्रेन कनेक्टिविटी कि हम यहाँ से सीधे यहाँ तक बांग्लादेश जाओ, बांग्लादेश इट इज इजियर टू कनेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ से जाके म्यांमार होते हुए जाता है, राइट। भूटान में अलग इश्यूज हो रहे हैं रिगार्डिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है, इसको लेके। तो एक तो ये चीजें हैं, उसके अलावा लेट मी जस्ट फिनिश दिस ऑफ। हाँ, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमने करा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, अब लुक वेस्ट पे आ जाइए, ठीक है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, मतलब मैंने मेजरली आपका कवर कर लिया, सिर्फ मैं एक बार गो थ्रू कर रहा हूं सो दैट कि कुछ मिस ना हो गया। तो एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है डीहाइफनेशन। इसका क्या मतलब समझते हो आप फॉरेन पॉलिसी में? डीहाइफनेशन मतलब होता है कि अगर मेरी किसी से किसी बात पे लड़ाई है तो मैं उसके चक्कर में बाकी बातों पे बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो मुद्दा चल रहा है उसको साइड में रख के वो चलता रहेगा, बाकी चीजों पे काम कर सकते हैं। तो इंडिया डीहाइफनेटेड अप्रोच फॉलो करता है, किसको लेके? इजराइल एंड पैलेस्टाइन, ठीक है, डीकपलिंग करना जिसको कहते हैं। अब इजराइल और पैलेस्टाइन के अलग अलग मुद्दे हैं, पैलेस्टाइन को लेके मुस्लिम कंट्रीज के विचार अलग हैं, इजराइल को लेके अलग हैं। लेकिन अब जैसे आपने न्यूज में देखा होगा, रिसेंटली आया था अब्राहम अकॉर्ड्स, उसके बारे में बात करेंगे आगे कि अब उससे क्या हो रहा है, इजराइल के भी टाइज नॉर्मलाइज हो रहे हैं बाकी कंट्रीज के साथ, स्पेशली कौन से? अरब स्टेट्स के साथ। तो डीहाइफनेशन की पॉलिसी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रही है इंडिया को लुक वेस्ट में फायदा पहुंचाने के लिए। तो इसमें आप देखोगे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी यूएई के साथ साइन किया, न्यूज में आया था अभी आपका, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि इंडिया यूएई ने अपना जो लेवल ऑफ पार्टनरशिप है उसको भी उन्होंने क्या किया है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है। उसके अलावा आईआईटी भी सेटअप हो रहा है यूएई में, आप जानते हो, दीस आर मोर करंट अपडेट्स। फिर उसके अलावा इंडिया कतर के बीच में स्टार्टअप चालू हुआ है। देन आपको पता है यूएई में पहला मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ी बात होती है किसी मुस्लिम कंट्री में मंदिर बनाने की जगह दी जाए। क्यों? क्योंकि इस्लाम में आइडल वर्शिप फॉरबिडन है, ठीक है। इस्लाम में आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन कर ही नहीं सकते आप, लेकिन यूएई ने जमीन दी है वहां की सरकार ने कि आप मंदिर बनाइए, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये की करना। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दोनों कंट्रीज को पता है कि द ट्रेड रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी में कोऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट। तो रिलीजन जैसी चीज बीच में नहीं आनी चाहिए, राइट।
सो इंडिया सऊदी अरेबिया ने फर्स्ट एवर जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चालू की। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया ने वहां के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया प्रधानमंत्री मोदी को। पता है ना आपको, प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर वाज गिवन बाय सऊदी अरेबिया। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि यूएई पाकिस्तान के नेशनल्स का वीजा कैंसिल करता है लेकिन इंडियंस का कैंसिल नहीं करता, क्योंकि रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, राइट। देन इजराइल की टुवर्ड्स पॉलिसी क्या है? ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा बड़ा कॉपरेशन है, आर&डी में कॉपरेशन है, डिफेंस एग्रीमेंट तो है ही हमारे बहुत सारे। ठीक है, ईरान की तरफ क्या है? ईरान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, बट क्योंकि ईरान के साथ जो उनका सिविल जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है जिसको P5+1 भी बोलते हैं, उसकी वजह से दिक्कत होगी। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और ज्यादा इश्यूज हुए। फिर उन्होंने वहां के जो है जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसके हेड को उन्होंने असैसिनेट करवा दिया ड्रोन बॉम्बिंग में, जिसके बाद पहली बार ईरान ने सालों में एक वॉर टाइप सिचुएशन डिक्लेयर किया। ठीक है, P5+1 जो परमानेंट 5 मेंबर्स यूएन के प्लस जर्मनी, ठीक है, इन्होंने नेगोशिएट किया था न्यूक्लियर डील ईरान के, इसको ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था। अरे भाई वो बना चुका है, बट वही चाह रहे थे कि और ज्यादा ना बनाए, तो वो एग्रीमेंट साइन किया था। बट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि नहीं, ये फॉलो नहीं कर रहा, और उन्होंने अपने आप ये डील कैंसिल कर दी। यूरोप बाय द वे सहमति में नहीं था इस चीज को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने अकेले डिसाइड कर लिया, क्योंकि 1 परमानेंट मेंबर है अमेरिका P5 में, उन्होंने अकेले डिसाइड कर लिया कि ये यूरेनियम एनरिच कर रहे हैं और बम बना रहा है। ऐसे ही अब देखो, इससे एक और चीज पता चलती है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में प्रेसिडेंट का कोई रोल होता नहीं है। वो सारा रोल किसका है? मैंने आपको पहले बताया, डिफेंस लॉबी का। क्यों? क्योंकि भाई जब तक आप ये बताओगे नहीं कि सी शांति जो है ना, पीस इज नॉट गुड बिजनेस, एवरीथिंग इज बिजनेस। ठीक है, माय बिजनेस इज माय बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अमेरिका इज लाइक दैट। तो भाई उनका वेपन ही नहीं बिका, डिफेंस इंडस्ट्री क्या करे? और डोनाल्ड ट्रंप तो इलेक्शन इसी बात पे जीते थे कि आई विल ब्रिंग अमेरिका बैक, आई विल ब्रिंग जॉब्स बैक। भाई जॉब्स तो तब लाओगे ना जब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में लोग काम करेंगे, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तब काम करेगी जब जंग होगी, और जंग जब तक होगी नहीं तो कहां से वेपन्स बेचोगे आप? तो उन्होंने बोला अरे ईरान फॉलो नहीं कर रहा है, कैंसिल करो डील को। ईरान बोलता रह गया कि भाई हम फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो उसके बाद उन्होंने सैंक्शन लगा दिया, कैट्स लगा दिया, इकोनॉमी उनकी डाउन हो गई। इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा है क्योंकि देखो इंडिया में सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और शिया पॉपुलेशन बहुत है। ईरान जो है शिया डोमिनेटेड कंट्री है। ठीक है, चाबहार पोर्ट का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC। ये अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। अफगानिस्तान पाकिस्तान का ऐसा बॉर्डर है और इधर ईरान है, तो उसके पास पोर्ट एक्सेस नहीं है। पाकिस्तान से आप कुछ ले नहीं जा सकते वहां, तो आप यहां से पोर्ट में जाओगे चाबहार पे, फिर यहां से रोड और रेल जो आपकी रोड और रेल कनेक्टिविटी, जो जाहिदान हाईवे आपको मैंने दिखाया ये वाला, तो ये बंदर अब्बास एक पोर्ट है, ऐसा ही चाबहार इसके बगल में। ठीक है, तो यहां से आप जाओगे यूरोप, और ये जो है यहीं से चाबहार से आप जाओगे अफगानिस्तान, जिसको बोलते हैं जरन दिलाराम हाईवे। तो एक काम करते हैं, आज के लिए काफी फैक्ट्स चीजें हो गई हैं, विल स्टॉप इट हियर टुडे। आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। सो पाकिस्तान वाला टॉपिक हम कल चालू करेंगे, इसको एक बार प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। देखो टॉपिक सारा मैंने करा दिया आपका, इसमें मेजरली जो चीजें हैं वो करंट अपडेट्स हैं। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा, बाकी कोई डाउट होगा तो ऑफ कोर्स मुझसे आप पूछ सकते हैं। और कल हम लोग नेबरहुड स्टार्ट करेंगे, इसको क्विकली एक बार रिकैप कर लेंगे, 5 मिनट में रिकैप मारेंगे जल्दी से। सो टुमारो विल टॉक अबाउट पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना, 3 मेजर कंट्रीज। तो कल की क्लास भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। हाँ, अगर आपको मेरी ईमेल आईडी चाहिए तो